चलिए दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय पर। और देखिए, जूनियर असिस्टेंट का एग्जामिनेशन 29 जून को आपका होने जा रहा है। बिल्कुल अब आपके पास समय नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में दोस्त आपसे एक सुझाव मांगा था कि बताइए आपको एक रीजनिंग की कंप्लीट क्लास जिसमें लगभग हर चैप्टर से कुछ न कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड करके मैं सॉल्व करवा दूं, ताकि दोस्त उस क्वेश्चन के माध्यम से लास्ट समय में आपको कुछ हेल्प मिल पाए और उसके माध्यम से आप प्रैक्टिस सेट जो भी लगा रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उसमें दोस्त चीज़ें आपके लिए एक लाभकारी हो पाए। ठीक है, तो आप लोगों का कमेंट आया था, बिल्कुल आपको आवश्यकता है। तो आज मैं टॉप 50 क्वेश्चन रीजनिंग के बेसिक, लॉजिकल, एनालिटिकल और नॉन वर्बल वाले पार्ट से, यानी कि संपूर्ण रीजनिंग के हर चैप्टर से दोस्तों कुछ न कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किया हूं और आपको आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। आप ध्यान से हर क्वेश्चन को देखिएगा, चाहे कथन पूर्व धारणा हो गई, कथन निष्कर्ष हो गया, कथन कार्यवाही हो गया, कथन तर्क हो गया, सेलोलिज्म हो गया, इनइक्वलिटी का चैप्टर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया दोस्त आपका, ठीक ना, क्लार्क वाला चैप्टर हो गया, नॉन वर्बल का सेक्शन हो गया। यहाँ से क्वेश्चंस तो कहाँ से आएगा, किस प्रकार का आएगा क्वेश्चंस, तो पेपर आने के बाद सारी चीजें तय होती हैं। लेकिन दोस्त यहाँ पर मैं जो आपको आज बताने जा रहा हूँ, इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुनने का प्रयास करिएगा बात को, और देख लीजिएगा, इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में। ठीक ना, अंतिम समय है, अंतिम समय में अपने आप को बिल्कुल संभाल के रखिएगा, बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ रखिएगा, किसी भी प्रकार से आप अनफिट ना होने पाइएगा, नहीं तो एग्जामिनेशन बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित होता है इन सारी चीजों से। चलिए शुरुआत करते हैं। जूनियर असिस्टेंट 55-12 रीजनिंग अंतिम प्रहार टॉप 50 क्वेश्चन है, और इसमें दोस्त हर चीज को ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, बस 1 सेकंड का काम है, थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अगर आप पेट एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी कर रहे हैं या 2-4 दिन बाद आप स्टार्ट करेंगे जूनियर असिस्टेंट के बाद, तो पेट इस बार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस पेट के माध्यम से कई प्रकार की दोस्त आपको परीक्षाएं देखने को मिलेंगे। जूनियर असिस्टेंट हो गया, लेखपाल हो गया, सबसे बड़ी भर्ती लोअर पीसीएस ग्राम पंचायत अधिकारी का दोस्तों एक नोटिस वायरल हो चुकी है, आप जान चुके हैं। तो पेट दोस्त इस बार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मात्र देखिए 75 रुपए में आपको इतनी सारी चीज प्रोवाइड की जा रही है। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है पेट का, 15 प्रैक्टिस सेट, जैसे पूरा पेट का पेपर बनता है हूबहू उसी प्रकार से मैथ, डीआई एंड रीजनिंग का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है। उसके बाद आपका जीके जीएस ई बुक है, यूपी जीके ई बुक है, स्टैटिक जीके ई बुक है, हिंदी ई बुक है। अब ये सारी चीज आपको मात्र 75 रुपए में, कूपन कोड पेट 2025 आपको अप्लाई करना है, और आपको दोस्त मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप इसको बाई कर सकते हैं और पेट की तैयारी बेहतरीन करके स्कोर अधिकतम इसमें लाने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए आज के क्लास की शुरुआत करता हूं और आपको दिखाता हूं आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का उत्तर बताने का प्रयास करिएगा। कथन है और पूर्वधारणा है। कथन पूर्वधारणा का चैप्टर क्या होता है, मैं पिछली क्लास में दोस्त आपसे चर्चा कर चुका हूं। ध्यान से चीज को एकदम इत्मीनान से, बहुत ही गौर मतलब एक कंसंट्रेट होकर के देखिए। आपके सामने एक कथन आता है, फिर उसके बाद आपके सामने एक पूर्वधारणा आती है, एक या दो पूर्वधारणा आती है। पूर्वधारणा का मतलब ही होता है दोस्तों पूर्व, पहले से ही किसी चीज को धारण कर लेना। अगर यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट आ रहा है, वो स्टेटमेंट किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी संस्था का हो सकता है, किसी अधिकारी का हो सकता है, किसी कंपनी का विज्ञापन हो सकता है, किसी पत्रकार का हो सकता है। मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट किसी भी चीज का कहीं से भी आ सकता है। फिर उस स्टेटमेंट के पीछे कौन कौन सी बातें दोस्तों पूर्वधारित होती हैं, उसी को हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक ना, उसी को पूर्वधारणा कहा जाता है। ध्यान से देखिए, पहला यहाँ पे क्या दिया गया है, निदेशक के एक लिखित आश्वासन देने के बाद की कहानी में किसी भी ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत नहीं किया गया था, फिल्म रिलीज हुई थी। स्टेटमेंट है, पूर्वधारणा है, फिल्म कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, किसी विशेष समुदाय से जुड़े नेताओं ने रिलीज होने वाली फिल्म का विरोध किया। आप लोग कमेंट करिए, मैं तुरंत आंसर बता रहा हूं। देखिए, इसमें पहली पूर्वधारणा आपकी वैलिड हो जाएगी, दूसरी वाली पूर्वधारणा गलत होगी। भाई यहाँ पे कह रहा है निदेशक के एक लिखित आश्वासन देने के बाद की कहानी में किसी भी ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत नहीं किया गया है। कहानी में
किसी भी ऐतिहासिक तथ्य को विकृत मतलब तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। दोस्तों फिल्म रिलीज हुई, इसका मतलब है कि दोस्तों इस बात की बिल्कुल ये पूर्वधारणा बनेगा कि फिल्म कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, ठीक ना। फिल्म कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, ये पूर्वधारणा बनेगी बिल्कुल। किसी विशेष समुदाय से जुड़े नेताओं ने रिलीज होने वाली फिल्म का विरोध किया था। जरूरी नहीं है कि विरोध करने के बाद ये बात बोली गई हो, बिल्कुल गलत बात है, ठीक ना। तो आपकी पहली पूर्वधारणा इसमें वैलिड हो जाएगी और ये वाली पूर्वधारणा आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस प्रश्न में कथन के बाद धारणा संख्या 1 और 2 दी गई है। देखिए कथन है, फिर पूर्वधारणा आपके सामने दी गई है। नसीत ने अपनी वर्दी पहनी, अपनी बंदूक को भर दिया और अपनी चालक संचालित अधिकारी कार में काम के लिए निकल गया। दोस्तों स्टेटमेंट क्या है, नसीत ने अपनी वर्दी पहनी, अपनी बंदूक को भर लिया यानी लोड किया और अपनी चालक संचालित आधिकारिक यहाँ पे शब्द यूज हो रहा है, यानी कि दोस्तों जो उसकी आधिकारिक कार थी उसमें काम के लिए, उस कार में काम के लिए निकल गया। स्टेटमेंट है नसीत सशस्त्र सेना में एक अधिकारी है। अगर दोस्त सशस्त्र सेना में एक अधिकारी है तभी तो दोस्त वर्दी पहनी। अगर देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है यार, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में चर्चा किया है, अब बहुत ज्यादा इसमें अगर चर्चा होगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए दोस्त कॉन्सेप्चुअल चीज आपको पता होगी। लास्ट टाइम में प्रैक्टिस ही आपको अधिक से अधिक क्वेश्चनों की करना है। देखिए अगर मान लीजिए स्टेटमेंट जैसे आप ही बोल रहे हो, आप अपने ऊपर एज्यूम करके देखो, अगर ए स्टेटमेंट आप बोल रहे हो कि वह लड़का वर्दी पहना, शब्दों पे ध्यान दीजिए, वर्दी पहना, अपनी बंदूक लोड किया, आधिकारिक गाड़ी मतलब कि जो सरकार की तरफ से गाड़ी मिलती है, वाहन मिलती है, उसमें बैठ करके काम के लिए निकल गया। इट मींस क्लियर हो रहा है कि दोस्त आप यह सोच के बिल्कुल ये बात बोल रहे हैं कि नीतीश सशस्त्र सेना में एक अधिकारी है, एक सशस्त्र सेना में एक अधिकारी है, तभी तो वर्दी आप पहना रहे हो, तभी तो बंदूक लोड करवा रहे हो। बिल्कुल ये आपकी पूर्वधारणा दोस्त बनेगी। दूसरा है नसीत जयपुर के राजभवन में तैनात एक सैन्य अधिकारी है। बिल्कुल गलत बात है, ये पूर्वधारणा नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ पर जयपुर की बात की गई है और जरूरी नहीं है कि ये पूर्वधारणा में जयपुर ही हो, कुछ और भी तो हो सकता है। लेकिन ये बात तो 100% है कि सशस्त्र सेना का अधिकारी है, तभी तो आप कह रहे हो कि वर्दी पहना बंदूक लोड किया, ये पूर्वधारणा बनेगी। ये पूर्वधारणा नहीं बनेगी, तो केवल इसमें एक वाली पूर्वधारणा आपकी वैलिड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आप टंकण में निपुण हैं तो हम आपको लिप की श्रेणी में भर्ती कर लेंगे। एक कंपनी का विज्ञापन है। देखिए अब यहाँ पे कथन में एक विज्ञापन दिया गया है, अब पूर्व धारणा में क्या है, पूर्वानुमान में लिपिक हेतु एक रिक्त पद है, कंपनी केवल टंकण जानने वालों को ही भर्ती करेगी। मैंने क्या कहा, अगर स्टेटमेंट में आपके सामने विज्ञापन आता है और पूर्वधारणा में उसको मानने की बात, उसके लाभ की बात होती है, ठीक ना, ये सारी पूर्वधारणा हमेशा वैलिड होती है। दोस्तों कह रहा है यदि आप टंकण में निपुण हैं तो हम आपको लीप की श्रेणी में भर्ती कर लेंगे। एक कंपनी का विज्ञापन है, क्या है, एक कंपनी का दोस्तों है विज्ञापन है। उसके बाद देखिए लिपिक हेतु एक रिक्त पद है। अब यहाँ पे शब्द आया है एक, इसलिए पूर्वधारणा क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्या ये जो विज्ञापन दिया जा रहा है, क्या ऐसी पूर्वधारणा धारण करके दी जा रही कि कंपनी में एक पद रिक्त है लिपिक का? दो भी तो हो सकता है, तीन भी तो हो सकता है भाई। अब आप देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमको ये चीज पता करना पड़ता है कि पूर्वधारणा में पहले से क्या अनुमान लगा करके विज्ञापन दिया गया है। मतलब पूर्वधारणा पहले ही किसी चीज को धारण करके कोई बात बताना यार, वही चीज है कि यहाँ पे बताओ ये विज्ञापन अगर दे रहा है तो क्या यह धारण किया है, एक पद रिक्त है? आप कहोगे सर शायद धारण किया हो, शायद नहीं लगाना है यहाँ पे कि शायद धारण किया हो, आपको दोस्त 100% वहां पे निकालना पड़ेगा। शायद नहीं उसमें जोड़ना है कि शायद धारण किया हो, ठीक ना। शायद मैं कह दूं शायद 2 पद के बारे में सोच के निकाला हो, शायद 3 पद के बारे में निकाला हो, तब तो गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपको शायद वगैरह नहीं लगाना है, इसलिए गलत हो जाएगा। कंपनी केवल टंकण जानने वालों को ही भर्ती करेगी।
बिल्कुल सही एजम्पशन आपका बनेगा दोस्तों, क्योंकि स्टेटमेंट में सीधे सीधे कहा जा रहा है यदि आप टंकण में निपुण हैं, यदि आप टंकण में निपुण हैं, इट मींस क्लियर है कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पहले से मेरे मन में ये बात है दोस्तों कि मैं टंकण में ही भर्ती करने वाला हूं। समझ में आ गई बात ना? तो ये वाला बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, पूर्व धारणा वैलिड बनेगी, आपकी केवल सेकंड वाली पूर्व धारणा वैलिड बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे है एक बड़े रिटेल स्टोर ने साप्ताहिक साप्ताहिक के दौरान सभी खाद्य वस्तुओं पर 30% कटौती की घोषणा की है। मान लीजिए दोस्त एक दुकान है, क्या है, एक दुकान है, और उसने यहाँ पर एक बड़े रिटेल स्टोर ने साप्ताहिक के दौरान सभी खाद्य वस्तुओं पर 30% कटौती की घोषणा की है। ये दोस्त क्या है, एक यहाँ पे रिटेल स्टोर है और ऐसा ऐसा उसने घोषणा किया है। अगर घोषणा किया है तो कुछ तो पूर्व धारणा उसके मन में रही होगी। मान लीजिए कि वो रात में सोचता है कुछ बातें, कुछ सोचा होगा, कुछ दोस्त यहाँ पे वो पूर्वधारित किया होगा, तभी तो इस प्रकार की घोषणा कर रहा है। क्या सोचा होगा, हो सकता है लोग 30% कटौती के कारण खाद्य वस्तुएं खरीदना पसंद करें। बिल्कुल ये पूर्व धारणा बनेगी दोस्त, क्योंकि वही तो कह रहा है कि बड़े रिटेल स्टोर ने साप्ताहिक के दौरान सभी खाद्य वस्तुओं पर 30%, सभी खाद्य वस्तुओं पर 30% कटौती की घोषणा की है। अगर कोई दुकानदार है सभी चीजों पर 30% कटौती की घोषणा क्या सोच करके करेगा, बताइए, क्या पूर्वधारित करके करेगा, या कि 30% की घोषणा कर रहा हूं कोई नहीं खरीदेगा, 30% की घोषणा कर रहा हूं कोई नहीं पढ़ेगा, 30% की घोषणा कर रहा हूं इसका कोई प्रभाव नहीं, ऐसा कोई सोच के करता है? बिल्कुल नहीं करता है। तो दोस्त यहां पर ये बनेगा कि नहीं, हो सकता है, मतलब कि पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि लोग 30% कटौती के कारण खाद्य वस्तुएं खरीदना पसंद करें। बिल्कुल एजम्पशन आपका बनेगा। दूसरा है, हो सकता है रिटेल स्टोर में बड़ी संख्या में ग्राहक आएंगे और खाद्य वस्तुएं खरीदेंगे। बिल्कुल ये भी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक ना। 30% की घोषणा की जा रही है तो बिल्कुल ये पूर्व धारणा बनेगी दोस्तों कि ये सारी चीजें, हो सकता है कि 30% की कटौती सुन के लोग ज्यादा खरीदें, ज्यादा संख्या में कस्टमर आए, लोग ज्यादा इस विज्ञापन को पढ़ें, लोग ज्यादा इस विज्ञापन को वरीयता दें, ये सारी चीज दोस्त धारित हो सकती हैं। तो दोनों इसमें पूर्व धारणा क्या हो जाएगा, आपकी दोस्त वैलिड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे है कथन है, घर में रहते हुए एक व्यवसायी बनने का दुर्लभ अवसर। घर में यहाँ पे दोस्तों एक विज्ञापन दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर कथन में आपके सामने विज्ञापन आता है, कथन में क्या आता है, कथन में दोस्त आपके सामने एक विज्ञापन आता है, कथन में अगर किसी भी चीज का एक विज्ञापन आता है, फिर यहाँ पे पूर्व धारणा में यानी कि एजम्पशन में दोस्तों अगर वहां पे विज्ञापन को पढ़ने की, विज्ञापन को मानने की, विज्ञापन के लाभ का, विज्ञापन के फायदे के, ये सारी बात होती है तो हमेशा पूर्व धारणा वैलिड होती है। समझ में आ गया बात? तो देखिए, घर में रहते हुए एक व्यवसायी बनने का दुर्लभ अवसर, घर में रहते हुए एक व्यवसायी बनने का दुर्लभ अवसर, एक कंप्यूटर कंपनी का कंप्यूटर शिक्षित गृहिणियों के लिए विज्ञापन दिया गया है, ठीक ना। कंप्यूटर कंपनी का है, कंप्यूटर शिक्षित गृहिणियों के लिए एक विज्ञापन है कि घर में रहते हुए व्यवसायी बनने का दुर्लभ अवसर। अब देखिए पूर्व धारणा है, कुछ गृहिणियां साथ ही साथ व्यवसायी भी बनना चाहती हैं। भाई अगर जैसे मैं कहा कि घर में बैठे हुए, मैं सपोज कर लिए कि ये आप ही हैं, ये कहने वाली स्टेटमेंट आप हैं और आप कह रहे हैं कि घर में रहते हुए एक व्यवसायी बनने का एक बहुत बढ़िया अवसर है आपके पास। एक कंप्यूटर कंपनी का कंप्यूटर शिक्षित, जो कंप्यूटर में पढ़ा लिखा है, गृहिणियों के लिए विज्ञापन है। पूर्व धारणा है कि कुछ गृहिणियां साथ ही साथ व्यवसायी भी बनना चाहती हैं। अगर भाई कुछ गृहिणियां व्यवसायी बनना चाहती हैं साथ साथ, मतलब कि गृहस्थी भी संभालें और व्यवसाय भी करें, अगर वो चाहती हैं, आपको पता है आप ऐसा पूर्व धारणा लिए हैं तभी तो दोस्त इस प्रकार का विज्ञापन निकाल रहे हैं। अगर ये आप पूर्व धारणा नहीं लिए होते, सपो ये ऐसा थोड़ी होता है कि आप ये पूर्व धारणा नहीं लिए और इस प्रकार का विज्ञापन निकाल रहे हो। मतलब ये पूर्व धारणा आपके पास है कि गृहिणियां साथ ही साथ, मतलब गृहिणी का कार्य और व्यवसायी का कार्य दोनों करने की इच्छुक होती हैं, वो चाहती हैं, तभी तो आप विज्ञापन निकाल रहे हो। पहली पूर्व धारणा, कंप्यूटर व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है, कंप्यूटर व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। कंप्यूटर व्यवसाय
तेजी से बढ़ रहा है, इसका कोई दोस्त लेना देना यहाँ पर नहीं है, ठीक ना। ऐसी पूर्वधारणा लेकर के इस प्रकार का विज्ञापन निकालने में बिल्कुल दोस्त सर्टेनिटी नहीं है कि एक कन्फर्म है कि मतलब ऐसी पूर्वधारणा आप ले सकते हो, ऐसा विज्ञापन निकालोगे, ठीक ना। कंप्यूटर व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है, इसका इस मतलब स्टेटमेंट से, विज्ञापन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखिए, एक ही साथ गृहिणी एवं व्यवसायी बनना संभव है, बिल्कुल करेक्ट है। एक ही साथ गृहिणी और व्यवसायी बनना संभव है, मतलब तभी तो उस प्रकार का विज्ञापन निकला है ना। अगर पूर्वधारणा ये नहीं होती कि संभव नहीं है तो विज्ञापन क्यों निकलता। इट मींस क्लियर है कि अगर हम इस प्रकार का विज्ञापन निकाल रहे हैं कि दोस्त गृहिणी और व्यवसायी के लिए एक बेहतरीन अवसर है, तो इसका मतलब है, इट मींस क्लियर है कि मेरे मन में पूर्वधारणा है कि एक साथ गृहिणी और व्यवसायी बनना पॉसिबल है, संभव है। ये दोनों पूर्वधारणा वैलिड हो जाएगी। इसमें 1 और 3 इसमें बिल्कुल आपका सही होगा, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, आप देखिए स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट आ रहा है। देखिए इसमें दोस्तों डिटेल में थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा तो नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो 1-2 दिन में अब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होने वाला है। कॉन्सेप्ट वगैरह पहले चीजें होती हैं, अब लास्ट समय में आपको प्रैक्टिस और रिवीजन पे ही फोकस ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपका किसी चैप्टर में जैसे कम समझ में आता है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज जरूर देखिएगा कि पूर्वधारणा होती क्या है, ठीक ना, तर्क होता क्या है, निष्कर्ष होता क्या है। क्योंकि जब तक वो डिफिनीशन नहीं समझ में आएगी तब तक ये क्वेश्चंस करना बड़ा आसान नहीं होता है। देखिए तर्क क्या होता है, आपके सामने दोस्त एक स्टेटमेंट आएगा, वो स्टेटमेंट किसी भी क्षेत्र से, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। फिर उस स्टेटमेंट पर 2 लोग 3 लोग अपना तर्क देते हैं। तर्क किसी का गलत नहीं होता है कभी, पहली बात। तर्क हमेशा किसी का या तो वीक बनेगा या तो स्ट्रांग बनेगा। जैसे कोई भी आर्गुमेंट देता है किसी मुद्दे पर, ठीक ना, तो दोस्तों क्या देगा भाई, अपना विचार ही तो देता है यार। अब उसका विचार क्या है, तर्क संगत है कि नहीं है, कुछ मानक जो होता है इसको मजबूत बनाने का उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज इसमें देखी जाती है। तो तर्क देखिए मजबूत होता है या तो कमजोर होता है। कथन क्या है, क्या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के आश्रितों को नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। एक स्टेटमेंट है आपके सामने कि क्या स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के आश्रितों को नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। पहला व्यक्ति दोस्तों कह रहा है कि हाँ, इन्होंने इसका समर्थन किया, ये इसके फेवर में बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ, अगर ये हाँ किए तो इसका मतलब कि उसकी अच्छाई को बताएंगे कि हाँ इससे इससे ये लाभ होगा यार, ये फायदा होगा। देखिए क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं हमें आश्रितों को खुश रखना चाहिए, हमें आश्रितों को खुश रखना चाहिए क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी एक आदर्श चीज के लिए लड़े थे। इनकी यहां तक ये बात बिल्कुल सही है कि स्वतंत्रता सेनानी एक आदर्श चीज के लिए लड़े थे, देश के लिए लड़े थे, समाज के लिए लड़े थे, लोगों के लिए लड़े थे, बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर इन्होंने जो बात कही है कि हमको इनको खुश रखना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। किसी को सिर्फ खुश रखने के लिए आप आरक्षण प्रदान नहीं कर सकते हैं, आरक्षण कोई खिलवाड़ नहीं है, ठीक ना। तो दोस्त आप इसमें क्या कर सकते हो, इसके तर्क को गलत काट सकते हो, मतलब कि तर्क कमजोर इनका है, तर्क जो है इनका कमजोर है। यहाँ पे जो शब्द इन्होंने यूज किया है कि खुश रखना चाहिए, क्यों खुश रखना चाहिए भाई, अगर उनको आवश्यकता है, आरक्षण उनके लिए लीगल है, सही है, जरूरी है, तो आरक्षण हम प्रदान करेंगे। अगर लीगल नहीं है तो आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा किसी वर्ग विशेष को सिर्फ खुश रखने के लिए। तो ये आपका कमजोर हो गया। दूसरा व्यक्ति दोस्तों कह रहा है कि नहीं, इस बात का विरोध कर दिया, नहीं किया, तो इसका मतलब इसको लग रहा है कि नहीं इससे बुराइयां हैं, इससे कमियां हैं, तो अभी कमियों को गिनाएगा। क्या कह रहा है, हमारे यहाँ पहले से ही बहुत ज्यादा आरक्षण है और हमें उनमें से और बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए। इन्होंने कहा नहीं, नहीं देना चाहिए, और एक कारण क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पहले से ही बहुत आरक्षण है। अब बताइए इनका तर्क कैसा है, दुर्बल है कि मजबूत है। देखो आपको क्या लगेगा ना, इसमें सोच, ये चैप्टर जितने भी हैं सब पूरा इस पे डिपेंड है सोचने पर कि आपका थॉट लेवल कितने तक है, कहां तक आप सोच पाते हैं यार, कितने डायमेंशन तक आप सोच पाते हैं, यहां तक आपका मतलब इस चैप्टर पूरा डिपेंड करता है। भाई ये कह रहा है कि नहीं पहले से ही बहुत ज्यादा आरक्षण है, तो ये कोई बात नहीं हुई। अगर देखिए इनकी भी तर्क क्या है, कमजोर है। कमजोर कैसे हुआ, क्योंकि भाई अगर हमारे यहाँ पहले से ही बहुत ज्यादा आरक्षण है और वर्तमान समय में एक वर्ग विशेष को आरक्षण की बहुत आवश्यकता है,
तो हम ये तुलना थोड़ी करेंगे कि पहले से बहुत आरक्षण है तो हम नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं। जो वर्तमान हमारा है उसको तो फिलफिल करना पड़ेगा ना हमको। आरक्षण अगर डिमांड है, आरक्षण लाजमी है, जरूरी है, तो आरक्षण हमको प्रदान करना पड़ेगा। ये हम वहां पे बहानेबाजी नहीं कर सकते कि पहले से ही बहुत ज्यादा आरक्षण है, ठीक ना, बिल्कुल गलत बात है। इसलिए दोनों तर्क इनका क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या भारत के प्रत्येक परिवार से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए? अब देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे क्या आ गया, क्या भारत के प्रत्येक परिवार से कम क्या भारत के प्रत्येक परिवार से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए? पहला व्यक्ति कह रहा है कि दोस्तों हाँ, भारत में गरीबी उन्मूलन का यही एक तरीका है। कुछ कीवर्ड होते हैं जैसे केवल यही एक तरीका है, मात्र ही एक तरीका है, ये आपके तर्क को दुर्बल बनाते हैं। कह रहा है भारत में गरीबी हटाने का केवल यही एक तरीका है, बिल्कुल गलत बात है। दूसरा कह रहा है दोस्तों हाँ, इससे अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग की आर्थिक स्थिति में काफी ज्यादा सुधार होगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि हाँ, भारत के प्रत्येक परिवार से एक लोगों को नौकरी जरूर दी जानी चाहिए, क्योंकि अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग की बात कर रहा है, अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग की बात कर रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, ठीक ना, इसलिए दोस्तों इनका तर्क मजबूत हो जाएगा। तीसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कारण क्या बता रहा है, बहुत से परिवारों की आय वैसे ही काफी ज्यादा है, इसलिए ऐसे परिवारों को ऐसी योजना के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। बिल्कुल इनकी भी बात तर्क संगत है। क्यों तर्क संगत है? इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां पे आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, अच्छी है, तो फिर उनको इस योजना के दायरे में क्यों लाया जाए? ये वेस्ट ऑफ मनी होगा दोस्त, ठीक ना, संसाधनों की एक तरह से देखा जाए तो नुकसान होगा, ठीक ना, क्योंकि भाई बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आर्थिक आरक्षण की या फिर इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो दोस्त इसकी भी बात बिल्कुल सही है, इसलिए 2 और 3 इसमें तर्क आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए अगला देखिए, कुछ क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके होंगे, उससे बिल्कुल परेशान मत होइएगा। यहाँ पे मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा बातचीत की जाए कि चैप्टर पे कैसे आपको सोचना है। प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो कैसे आपको उस पर सोचना है, कैसे आप सोच रहे हैं उसको तुलना करिए, विचार करिए, और जहां पे कमी लगे, जहां पे आपको यहाँ से कुछ प्राप्त हो, उसको एडॉप्ट करने का प्रयास करिए, बस इतना। अब देखिए यहाँ पे, क्या किशोरों को इंटरनेट तक की पहुंच से वंचित रखा जाना चाहिए? क्या किशोरों को इंटरनेट तक की पहुंच से वंचित रखा जाना चाहिए? अब स्टेटमेंट है और यहाँ पे क्या है, देखिए पहला व्यक्ति कह रहा है दोस्तों कि हाँ, यह पाया जाता है कि बहुत से बच्चे, विशेषकर किशोर, अश्लील विषय वस्तु देखने में लग जाते हैं। तर्क बिल्कुल इनका कमजोर है। अगर वह बच्चा, वह लड़का अश्लील चीजों को देखता है या दोस्त सही चीजों को इंटरनेट पर, मोबाइल पर नहीं देखता है, तो क्या इसका यही सलूशन होना चाहिए कि उसको इंटरनेट से दूरी बना दीजिए? बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आज के समय में इंटरनेट का महत्व तो बहुत ज्यादा है। इसलिए सलूशन यह नहीं है कि उससे इंटरनेट से ही दूरी बना दो। सलूशन यह है कि जिस वजह से वो गलत चीजों को देख रहा है या उसकी लत लगी है, उसको किस तरह से इंप्रूवमेंट किया जाए, उसको किस तरह से छुटकारा दिलाया जाए, कैसे उसको सही रास्ते पे लाया जाए। तो ये वाला तर्क आपका कमजोर हुआ। फिर दूसरा दोस्तों कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरनेट तक पहुंच से वंचित रखने का अर्थ होगा बहुत सी उपयोगी जानकारी से वंचित करना। इसके बजाय पहुंच को नियंत्रित किया जाए, मतलब कि जो ज्यादा चीजें कर रहा है, उस पर अश्लील चीजों को दे रहा है, उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए, ना कि इंटरनेट से ही उसको वंचित कर दिया जाए। तो दूसरे वाली की बात में दम है, ये तर्क आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या भारत में बहुत से छोटे बैंकों के स्थान पर केवल थोड़े से बैंक होने चाहिए? क्या भारत में, कह रहा दोस्तों, क्या भारत में बहुत से छोटे बैंकों के स्थान पर केवल थोड़े से बैंक होने चाहिए? स्टेटमेंट हो गया। और यहाँ पे 3 लोग तर्क दे रहे हैं। पहला दोस्त व्यक्ति तर्क दे रहा है, क्या ये कह रहा है कि हाँ, कारण कह रहा इससे निवेशक का धन सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये बड़े बैंक बाजार संबंधित आघात सहने में सक्षम होते हैं। नहीं, बहुत बड़ी संख्या में लोग अपनी नौकरी गंवा देंगे, क्योंकि विलय के बाद बहुत से कर्मचारी अनावश्यक होंगे। तीसरा कह रहा हाँ, उससे समग्र बैंकिंग उद्योग के समेकन में सहायता होगी और स्वस्थ प्रतियोगिता प्रेरित होगी। देखिए पहले तो स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा। स्टेटमेंट में दोस्तों क्या कहा गया है,
ये कहा गया है कि क्या भारत में बहुत से छोटे बैंकों के स्थान पर केवल थोड़े से बैंक होने चाहिए, मतलब ये बैंकों का विलय करा रहा है। यही तो कह रहा है स्टेटमेंट में कि बैंकों, छोटे छोटे बैंकों को विलय करके बहुत कम संख्या में बैंकों को रखना चाहिए। तो इस पे लोग आर्गुमेंट क्या दे रहे हैं, पहला वाला कह रहा है कि हाँ, इससे निवेशक का धन सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये बड़े बैंक बाजार संबंधित आघात सहने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल इसकी बात में दम है भाई, छोटे छोटे बहुत संख्या में बैंक हैं और उनको मर्ज करके अगर बड़े बड़े बैंक बना दिया जाए तो उनकी अपेक्षा धन वहां पे ज्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि बाजार आघात का मतलब हो गया कि अगर मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है तो दोस्त उससे बैंक ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि उसकी पूंजी बड़ी होगी, वहां पर उसका जो मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से आय का स्रोत बड़ा होगा, वहां पे बहुत सारी चीजें छोटे बैंक की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होंगी। इसलिए पहला तर्क इसका सही है। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, बहुत बड़ी संख्या में लोग अपनी नौकरी गंवा देंगे, क्योंकि विलय के बाद बहुत से कर्मचारी अनावश्यक हो जाएंगे। भाई देखिए, अगर मान लीजिए विलय करना जरूरी है, अगर विलय करने से फायदा है तो बैंकों का विलय या बहुत सारी चीजों का विलय होना चाहिए। अभी कह रहा है कि बहुत से लोग अपनी नौकरी गंवा देंगे तो उनको दूसरे जगह भी शिफ्ट किया जा सकता है, उनको दूसरे, एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरे रोजगार में या किसी उसका एक स्थानापन्न आप कह सकते हैं कि उस पे दूसरे प्लेस पे उनको शिफ्ट किया जा सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत से अगर लोग वहां पे बेरोजगार हो रहे हैं तो अगर ये काम जरूरी है छोटे छोटे बैंकों का विलय करना तो उसके डर से ना किया जाए, ये बिल्कुल गलत है, ठीक ना। तो ये दोस्त आपका क्या हो जाएगा, तर्क इसका कमजोर हो जाएगा। देखिए तीसरा व्यक्ति दोस्तों कह रहा है कि हाँ, उससे समग्र बैंकिंग उद्योग के समेकन में सहायता होगी और स्वस्थ प्रतियोगिता की परिणति होगी। बिल्कुल करेक्ट है, समग्र बैंकिंग उद्योग समेकन में सहायता होगी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है दोस्त। देखिए गवर्नमेंट के सामने होता क्या है कि गवर्नमेंट चीजें मतलब वही चीज होती है, अगर किसी चीज से नुकसान हो रहा है, अगर किसी चीज से गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है तो उसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से मतलब कि पब्लिक पर भी पड़ता है, सभी लोगों पर पड़ता है, ठीक ना, पूरी मार्केट पर पड़ता है, पूरे समाज पर पड़ता है। तो उसका सलूशन निकालना जरूरी होता है, और उसका अगर सलूशन आप निकालोगे फिर उसके बाद अगर कोई समस्या आती है तो उसको दूसरे जगह आप शिफ्ट कर सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला तर्क कमजोर है, पहला और तीसरा इसमें क्या हो जाएगा, आपका 200 मजबूत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर कथन और तर्क से ही है। क्या स्कूल की परीक्षाओं के अधिकांश भाग को वस्तुनिष्ठ प्रकार का कर देना चाहिए? देखिए स्कूल की परीक्षाओं को कह रहा है, क्या स्कूल की परीक्षाओं के अधिकांश भाग को वस्तुनिष्ठ प्रकार का कर दिया जाना चाहिए, मतलब कि जो परीक्षाएं स्कूल की होती है क्या उनको ऑब्जेक्टिव टाइप का कर देना चाहिए, स्टेटमेंट है। अब देखिए तर्क लोग दे रहे हैं, पहला व्यक्ति कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भाई आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए तो बताइए वजह, तो बताइए वजह क्या बता रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा से विद्यार्थी की अभिव्यक्ति क्षमता का परीक्षण नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति क्षमता का परीक्षण नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव मॉडल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा से व्यक्ति की अभिव्यक्ति क्षमता का परीक्षण नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए अभिव्यक्ति क्षमता का परीक्षण बिल्कुल नहीं हो सकता, फिर भी उसके नॉलेज को तो टेस्ट किया जा सकता है ना, उसके ज्ञान को परखा जा सकता है। बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जो वस्तुनिष्ठ बेस्ड पे चल रही हैं दोस्त। ये बिल्कुल आपकी गलत बात है कि नहीं ऐसा करने से परीक्षण उसका नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक ना। वस्तुनिष्ठ प्रकार से भी परीक्षण होता है, ठीक है, परीक्षण वस्तुनिष्ठ प्रकार से भी ज्ञान का होता है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए तर्क आपका कमजोर होगा। देखिए दूसरा कह रहा है दोस्त कि हाँ, यह किसी क्षमता और ज्ञान के निर्धारण की श्रेष्ठ पद्धति है। ये कह रहा है यह किसी क्षमता और ज्ञान के निर्धारण की श्रेष्ठ पद्धति है। अब यहाँ पे लगा दिया श्रेष्ठ पद्धति है। अब बताइए, और भाई बहुत सारी पद्धतियां हो सकती हैं और यह ऑब्जेक्टिव मॉडल पर ही ज्यादा बल दे रहा है। ये कह रहा है कि यही जो है क्षमता निर्धारण की श्रेष्ठ पद्धति है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव मॉडल ही किसी क्षमता निर्धारण की श्रेष्ठ पद्धति नहीं हो सकती है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसलिए दोनों लोगों का तर्क क्या हो जाएगा, इसमें वीक हो जाएगा, तर्क कमजोर हो जाएगा। अगला देखिएगा, आप देखिए मैंने आपको क्या बताया, कथन पूर्व धारणा, कथन तर्क।
आपको पूर्वधारणा में दोस्त मैंने क्या बताया, पूर्वधारणा में मैंने ये बताया कि आपके सामने एक स्टेटमेंट आएगा तो आपको ध्यान से उसको पढ़ना है, फिर सोचना है। पूर्वधारणा क्या होती है, आपके सामने कोई भी स्टेटमेंट आता है तो उसके पहले कौन कौन सी चीजें पूर्वधारित करके वो आपके समक्ष स्टेटमेंट को रखा जाता है। समझ में आ गई बात ना? उसके पहले कौन कौन सी चीजें पूर्वधारित करके आपके समक्ष वो स्टेटमेंट रखा जाता है, उसी को पूर्वधारणा कहते हैं। तर्क क्या होता है, आपके सामने एक स्टेटमेंट आएगा, उस पे 2 या 3 लोग तर्क अपना अपना विचार देते हैं, उसी को तर्क कहा जाता है। अब किसी का तर्क मजबूत होता है, किसी का तर्क कमजोर होता है, ठीक ना? तर्क जो है किसी का मजबूत होगा, किसी का कमजोर होगा। अगर कोई व्यक्ति तर्क में दोस्त जो हमारा समाज है, कानून है, नियम है, संविधान है, गवर्नमेंट है, संस्थाएं हैं, इनके फेवर में बात कर रहा है, पर्यावरण के फेवर में बात कर रहा है, जिससे हमारा पूरा देश चलता है, राज्य चलता है, समाज संचालित होता है, इन सारी चीजों के फेवर में बात कर रहा है, उनके लाभ की बात कर रहा है, तो इस प्रकार के तर्क हमेशा मजबूत रहते हैं दोस्त, मतलब तर्क मजबूत होता है, ठीक है। और अगर कोई अगेंस्ट में बात करता है या कुछ कीवर्ड होते हैं, केवल एकमात्र, ये सारी चीज चर्चा हो चुकी है प्रीवियस वीडियो में, तो उसका तर्क क्या होता है, कमजोर होता है। पढ़ना है, सोचना है ध्यान से। सेलोलिज्म वाले से भी क्वेश्चंस जरूर आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चंस आपको न देखने को मिले सेलोलिज्म का। एक क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। कोई भी खिड़की मछली नहीं है, तो देखिए आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है क्या इसमें कहा जा रहा है, कोई खिड़की मछली नहीं है, यानी कि दोस्त खिड़की और मछली में कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। खिड़की और मछली में कोई रिलेशन नहीं बन सकता, ध्यान रखिएगा। सभी मछली इंसान है, सभी मछली इंसान है, तो सभी मछली इंसान के अंदर बन जाएगी, सभी मछली इंसान के अंदर बन जाएगी। मैंने आपसे क्या बोला कि देखिए रिलेशन किसमें नहीं बना है, रिलेशन दोस्त आपकी मछली की सर्किल और खिड़की की सर्किल में नहीं बनेगा। मछली की सर्किल और खिड़की की सर्किल में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, बाकी जितनी सर्किल रहेगी सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगी पॉसिबिलिटी के रूप में, ठीक है। देखिए कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, इंसान यहाँ पे, खिड़की यहाँ पे। मैंने कहा खिड़की और मछली में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इंसान और खिड़की में रिलेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जहां पर पॉसिबिलिटी है वहां पे निश्चित रूप से आप किसी चीज को नहीं बता सकते। इट मीन से क्या हो गया, क्लियर, गलत हो गया। कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, कोई भी इंसान खिड़की नहीं, उसी को उल्टा कर दिया है, ये गलत हो गया, ठीक ना। कुछ इंसान मछली है, इंसान यहाँ पे मछली, यहाँ से बाहर से अंदर जाने में हमेशा कुछ का कॉन्सेप्ट निकलता है, थर्ड वाला सही। सभी इंसान मछली है, बाहर से अंदर जाने में कुछ का केवल कॉन्सेप्ट निकलता है, सभी का नहीं निकलता है। इट मींस क्लियर हो गया, गलत है, केवल थर्ड आपका दोस्त निकलेगा, यानी कि सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोई भी कौवा पक्षी नहीं है। उसी प्रकार से दोस्त यहाँ पे जिसमें रिलेशन नहीं बनेगा बस उसको ध्यान रखिएगा, कोई कौवा पक्षी नहीं है। इट मीन्स एक क्लियर हो गई बात है कि कौवा और पक्षी में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, कौवा और पक्षी में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। इट मीन्स क्लियर हो गया कि कोई कौवा पक्षी नहीं बन सकता। सभी जंतु पक्षी हैं, सभी जंतु पक्षी हैं। इट मीन्स क्लियर हो गया कि सभी जंतु जो है पक्षी के अंदर आ जाएगा, सभी जंतु पक्षी हैं। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन किसमें नहीं है, रिलेशन कौवा और पक्षी में नहीं है। निष्कर्ष देखिएगा, कुछ जंतु कौवा है, जंतु यहाँ पे, कौवा यहाँ पे। जब दोस्त कौवा पक्षी कभी नहीं बन सकता तो जंतु तो उसी पक्षी के अंदर है, तो जंतु का रिलेशन कौवा से कैसे बन जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ जंतु पक्षी है दोस्त, जंतु यहाँ पे, पक्षी यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आप अगर अंदर से बाहर आते हैं तो कुछ का कॉन्सेप्ट और सभी का दोनों निकलता है। इट मींस सही होगा, कोई भी जंतु कौवा नहीं है, जंतु यहाँ पे है, कौवा यहाँ पे। दोस्त पक्षी के अंदर जंतु है और पक्षी और कौवा में कोई रिलेशन नहीं है, तो जंतु भी कभी कोई कौवा नहीं बनेगा। इट मीन सेकंड और थर्ड बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कोई भी जंतु कौवा नहीं है, जंतु कौवे हैं, जंतु कौवे हैं, ठीक ना। तो आपका क्या हो जाएगा, अच्छा सभी पक्षी जंतु है, अच्छा सभी पक्षी जंतु है, सभी जंतु नहीं, थोड़ा सा उल्टा हो गया, सभी पक्षी जंतु है ना यहाँ पे,
ये देखिएगा इसके अंदर नहीं बनेगा, सभी पक्षी जंतु को है तो हमको सभी पक्षी को जंतु बनाना है, हमने जंतु को अंदर डाल दिया था। सभी पक्षी दोस्त जंतु है, ए है, देखिए ए है, सभी पक्षी क्या है, जंतु है, सभी पक्षी जंतु है तो पक्षी जंतु के अंदर आएगी ना। इट मीन्स क्लियर हो गया, इसमें आइदर आर का कॉन्सेप्ट लगेगा, पहले और तीसरे में आइदर आर का कॉन्सेप्ट लगेगा क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। कुछ जंतु कौवा है, जंतु कौवा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो दोनों चीज यहाँ पे आई है कि कुछ जंतु कौवा है कोई जंतु कौवा नहीं है। दोस्त यहाँ पे मैंने क्या बोला, कौवा और पक्षी में कोई रिलेशन नहीं है, जंतु की सर्किल पक्षी कौवे को टच भी कर सकती है नहीं भी टच कर सकती है, इसमें दोनों में आइदर आर हो गया। और दो वाला तो आपका 100% सही है कि कुछ जंतु पक्षी है, क्योंकि बाहर से अंदर जाने में कुछ का कॉन्सेप्ट हमेशा निकलता है, तो आपका क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 2। यहाँ पे देखिए निष्कर्ष 2 आपका बिल्कुल सही है, और निष्कर्ष फर्स्ट या थर्ड में से कोई एक, तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड में आइदर आर है और सेकंड आपका 100% है, तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी पत्ते जड़े हैं, सभी पत्ते जड़े हैं, तो सभी पत्ते को आपको जड़े बना देना है। सभी पत्ते जड़े हैं तो दोस्त ये पत्ते हो गया, और सभी पत्ते किसके अंदर आ गए, सभी पत्ते जड़े के अंदर आ गए, ठीक ना। कोई जड़ पेड़ नहीं है, इट मींस क्लियर हो गया कि जड़ और पेड़ की सर्किल में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। देखिए क्योंकि ये कह चुका है कि कोई जड़ पेड़ नहीं है, सभी पेड़ झाड़ियां हैं, तो दोस्तों सभी पेड़ को आपको क्या बना देना है, झाड़ियां बना देना, सभी पेड़ को आपको झाड़ियां बना देना है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है किसमें रिलेशन नहीं बना है, जड़ और पेड़ में कोई रिलेशन नहीं है, जड़ और पेड़ की सर्किल में कोई रिलेशन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी पत्ती पेड़ ना होने की संभावना है, कोई भी पत्ती पेड़ ना होने की संभावना है। दोस्त यहाँ पे पत्ता, यहाँ पे पेड़, यहाँ पे जड़ और पेड़ की सर्किल में कोई रिलेशन नहीं है, अब पत्ता जड़ के अंदर है तो संभावना, संभावना शब्द यहाँ पे क्यों दिए हो, कोई भी पत्ता कभी जड़ बनेगा ही नहीं बनेगा, कोई भी पत्ता कभी पेड़ बनेगा ही नहीं बनेगा, ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। संभावना नहीं, वो 100% है। कोई पत्ता कभी जड़ नहीं बन, कोई पत्ता कभी पेड़ नहीं बन सकता, क्लियर है। और यहाँ पे कह रहा है कोई भी पत्ती पेड़ ना होने की संभावना है, ठीक ना, संभावना नहीं है, 100% नहीं है। कुछ झाड़ियां पत्तियां नहीं है, कुछ झाड़ियां पत्तियां नहीं है, देखिएगा कुछ झाड़ी पत्ती नहीं है, ध्यान से देखिएगा, कुछ झाड़ी पत्ती नहीं है, कह रहा है कुछ झाड़ी पत्ती नहीं है, झाड़ी का उतना हिस्सा जितना पेड़ कवर कर लेगा, झाड़ी का उतना हिस्सा जितना पेड़ कवर करेगा वो कभी भी दोस्तों ना तो जड़ बन सकता है ना तो पत्ता बन सकता है, क्योंकि पेड़ और पत्ते जड़ में कोई रिलेशन नहीं है, पेड़ और जड़ में कोई रिलेशन नहीं है। और यहाँ पे कह रहा है कुछ झाड़ी पत्ती नहीं है, तो झाड़ी का उतना हिस्सा, झाड़ी का उतना हिस्सा जितना पेड़ के अंदर जाएगा वो कभी भी दोस्त पत्ती नहीं बनेगा, इसलिए सेकंड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एक बार इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूं, क्वेश्चन बढ़िया है। सभी पत्ते जड़ हैं, सभी पत्ते को हमने जड़ के अंदर कर दिया, कोई जड़ पेड़ नहीं है, तो जड़ और पेड़ की सर्किल में कोई रिलेशन नहीं बना है, जड़ और पेड़ की सर्किल में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। सभी पेड़ झाड़ी है, तो सभी पेड़ को झाड़ी के अंदर कर दिया। निष्कर्ष है कोई भी पत्ती पेड़ ना होने की संभावना है, पेड़ यहाँ पे पेड़ और जड़ की सर्किल में कोई रिलेशन नहीं है, पत्ता जड़ के अंदर है। जब दोस्त पत्ता जड़ के अंदर है, जड़ पेड़ में कोई रिलेशन नहीं है, तो कभी भी कोई पेड़ पत्ता भी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे संभावना शब्द लिखने की क्या आवश्यकता है कि कोई भी पत्ता पेड़ ना होने की संभावना है, ऐसे लिखिए कि कोई भी पत्ता कभी पेड़ नहीं बनेगा, संभावना वगैरह नहीं है, इसलिए निष्कर्ष गलत हुआ। दूसरा है कुछ झाड़ियां पत्तियां नहीं है, तो दोस्तों झाड़ी का उतना हिस्सा जितना पेड़ कवर करेगा वो कभी पत्ता नहीं बन सकता, क्योंकि दोस्त कभी भी देखिएगा, हाँ कोई जड़ पेड़ नहीं है ना, कोई जड़ पेड़ नहीं है, इसमें करा कुछ झाड़ी, तो दोस्तों देखो रिलेशन किसमें, रिलेशन जो है जड़ और पेड़ में नहीं है, क्योंकि जड़ कोई पेड़ नहीं है, और झाड़ी का उतना हिस्सा जितना पेड़ कवर कर लेगा वो झाड़ी वाला वो हिस्सा कभी जड़ नहीं बन सकता, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, केवल सेकंड वाला अनुसरण आपका करता है, विकल्प नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए सभी वर्ग वृत्त हैं, कुछ आयत वृत्त है, कुछ त्रिकोण आयत है, जरूर आएगा यहाँ से क्वेश्चंस। सभी वर्ग वृत्त हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या बना लिया, सभी वर्ग को वृत्त बना लिया, सभी वर्ग जो है किसके अंदर चला गया, वृत्त के अंदर। कुछ आयत वृत्त है,
कुछ आयत को हमने क्या बना लिया, वृत्त बना लिया। कुछ आयत को हमने क्या बना लिया, वृत्त बना लिया। कुछ त्रिकोण आयत है तो कुछ त्रिकोण को हमने क्या बना लिया, आयत बना लिया। कुछ त्रिकोण को हमने आयत बना लिया। सभी त्रिकोण खटभुज है तो सभी त्रिकोण को दोस्तों हमने क्या बना लिया, खटभुज बना लिया। सभी त्रिकोण को हमने खटभुज बना लिया। ए बना है आपका, ठीक ना। आप देखिए यहाँ पे जो सर्किल एक दूसरे को टच की है जिस स्थिति में, उस स्थिति में तो टच करेगी, बाकी सर्किल एक दूसरे से पॉसिबिलिटी के रूप में रहती हैं। बस यही चीज आपको समझना है। निष्कर्ष है कुछ त्रिकोण वृत्त है, त्रिकोण यहाँ पे, वृत्त यहाँ पे। देखिए त्रिकोण यहाँ पे, वृत्त यहाँ पे, इनके बीच में क्या है, पॉसिबिलिटी है। टच नहीं किया है ना, लेकिन टच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, क्योंकि इसमें दोस्त मना नहीं किया है, इसलिए दोस्त यहाँ पे कंफर्म आप नहीं कर सकते। कुछ आयत खटभुज है, खटभुज यहाँ पे, आयत यहाँ पे, बिल्कुल 100% बना है, ठीक ना। ये निष्कर्ष निकलेगा। कुछ त्रिकोण आयत और वृत्त दोनों है। कुछ त्रिकोण, त्रिकोण यहाँ पे आयत भी है और आपका दोस्तों क्या है, कुछ त्रिकोण जो है, ये कह रहा है कुछ त्रिकोण आयत और वृत्त दोनों है। तो कुछ त्रिकोण आपका देखिए आयत भी है और ये वृत्त भी है। अच्छा वृत्त नहीं है, यहाँ पे वृत्त लिखा है ना, वृत्त गलत हो जाएगा। कुछ त्रिकोण आयत और वृत्त दोनों है, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि वृत्त नहीं है। देखिए कुछ वर्ग खटभुज है दोस्त, खटभुज यहाँ पे है, वर्ग यहाँ पे है, बिल्कुल नहीं, पॉसिबिलिटी है, ये गलत हो जाएगा। केवल आपका सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कंक्लूजन यानी निष्कर्ष आपका दोस्त डी वाला निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ गुलाब ठंडी नहीं है। कुछ गुलाब ठंडी नहीं है, चलिए इसका बनाइए जल्दी से, इसका राइट आंसर बताइएगा। कुछ गुलाब ठंडी नहीं है, कुछ गुलाब ठंडी नहीं है, इट मीन्स ए क्लियर हुआ। सभी खुशबू मिठाई है, कोई भी मिठाई ठंडी नहीं है। कुछ गुलाब ठंडी नहीं है, तो दोस्त देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक किसकी सर्किल हो गई, ए हो गई गुलाब की सर्किल, एक किसकी हो गई, गुलाब की हो गई। कुछ गुलाब ठंडी नहीं है, कुछ गुलाब जो है ठंडी नहीं है, कुछ गुलाब ठंडी नहीं है, ठीक ना। मान लीजिए ये गुलाब ठंडी, इधर वाली गुलाब ठंडी नहीं है, कुछ गुलाब ठंडी नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे ए बन जाता, जैसे ए बन जाता और यहाँ पे ठंडी बन जाता तो भी होता है सही। अगर कोई गुलाब ठंडी नहीं है तो कुछ गुलाब ठंडी नहीं है, बिल्कुल इसकी सर्किल इस प्रकार से दो बन सकती है। तो आप बस ध्यान रखिएगा, कुछ गुलाब ठंडी नहीं है, ठीक है। कुछ गुलाब ठंडी नहीं है, बेसिक वाला हमने बना दिया। सभी खुशबू मिठाई है, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, खुशबू है। सभी खुशबू को हम किसके अंदर डाल दिए, मिठाई के अंदर डाल दिए। सभी खुशबू को हमने मिठाई डाला दिया। कोई भी मिठाई ठंडी नहीं है, मतलब दोस्त देखो कोई भी मिठाई ठंडी नहीं है, इट मीन्स ए क्लियर हुआ कि मिठाई की सर्किल और ठंडी की सर्किल में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए कोई भी मिठाई ठंडी नहीं। कुछ गुलाब ठंडी नहीं है, मतलब इधर वाला गुलाब और इधर वाले ठंडे में कुछ गुलाब ठंडी नहीं है, मतलब इसमें दोस्त देखो कुछ गुलाब ठंडी नहीं है। गुलाब का कुछ हिस्सा ठंडी के कुछ हिस्से में नहीं जाएगा, गुलाब का कुछ हिस्सा ठंडा में नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ गुलाब ठंडा नहीं है। कुछ गुलाब ठंडा नहीं है, कितना गुलाब ठंडा नहीं है, कुछ गुलाब, कुछ में कितना, करते 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 पूरा भी बाहर चला जाएगा। अगर सभी गुलाब ठंडे नहीं है तो कुछ गुलाब ठंडे नहीं है कहा जा सकता है, क्योंकि सभी के अंदर कुछ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिक वाला पार्ट कर लिया कि कुछ गुलाब इधर वाला ठंडा नहीं है, ठीक है। और करते करते धीरे 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 और आगे बढ़ाएंगे तो ठंडी वाली सर्किल बाहर की तरफ चल जाएगी। अब देखिएगा निष्कर्ष, सभी गुलाब ठंडी नहीं है, सभी गुलाब ठंडी नहीं है भाई, सभी गुलाब, इसमें कह रहा है कुछ गुलाब ठंडी नहीं है। अब अगर देखिए हम इसको अलग करेंगे तब ना सभी गुलाब ठंडी नहीं बनेगा। अगर अलग नहीं किए, सिर्फ इतना गुलाब की बात किए, तब तो गलत हो जाएगा। तो कुछ में सभी थोड़ी निकलता है, गलत हो गया। कोई भी ठंडी खुशबू नहीं है दोस्तों, ठंडी यहाँ पे है और देखिए खुशबू यहाँ पे है मिठाई के अंदर। मिठाई की सर्किल और ठंडी की सर्किल में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, इट मीन्स खुशबू उसके अंदर है, इसमें भी रिलेशन नहीं बनेगा। ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केवल इसमें सेकंड आपका फॉलो करता है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथन और कार्यवाही। दोस्तों कथन और कार्यवाही का चैप्टर है, आपके सामने एक स्टेटमेंट आता है और आपसे उम्मीद किया जाता है, आपके सामने कथन इस चैप्टर में एक समस्या के रूप में आता है, और आप अगर किसी अधिकारी के पद पे हैं, किसी भी पद पे बैठे हैं, तो आपसे एक उम्मीद किया जाता है कि उस समस्या को आप कैसे समाप्त करेंगे, या समाधान उसमें अगर करना है तो कैसे समाधान करेंगे, उसी के तहत एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है,
सारे देश में प्रबंधन संस्थान बड़ी संख्या में तेजी से बनते जा रहे हैं, लेकिन वहां से निकल रहे सब एमबीए इस लायक नहीं है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक समस्या है कि नहीं है? सारे देश में प्रबंधन संस्थान बड़ी संख्या में तेजी से बनते जा रहे हैं, लेकिन वहां से निकल रहे सब एमबीए इस लायक नहीं है। ये दोस्त यहाँ पे स्टेटमेंट है भाई, समस्या के रूप में है ना स्टेटमेंट। आप कहोगे सर कैसी समस्या के रूप में, मतलब जैसे ही देखो ये स्टेटमेंट आ रहा है तो उसमें एक समस्या नजर आ रही है यार। समस्या क्या है कि सारे देश में प्रबंधन संस्थान मतलब कि मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस बनते चले जा रहे हैं, लेकिन उसमें से जितने एमबीए निकल रहे हैं एमबीए करके वो किसी लायक नहीं है। इसका मतलब है कि दोस्तों समस्या है आपके सामने, चाहे देश के सामने चाहे किसी के सामने। कार्यवाही इसमें 3 दी जा रही है और आपको वही बताना है कि किस प्रकार की कार्यवाही इसमें वैलिड होगी, ठीक ना। देखिए, सरकार को प्रबंधन संस्थानों को अनुमति देने के लिए कड़े मानदंडों का पालन करना चाहिए। क्या इस प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर वहां से जो एमबीए निकल रहे हैं, वहां से जो आईआईटीएन निकल रहे हैं, जो डिग्री लेकर के निकल रहे हैं, अगर वो किसी लायक नहीं है तो गवर्नमेंट को बिल्कुल इस प्रकार की कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसा मानदंड उनके समक्ष रखना चाहिए कि दोस्त वहां पर अच्छी मतलब फैसिलिटी दी जाए, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, ताकि दोस्त वहां से जो भी डिग्री लेकर के निकले वो किसी लायक हो, किसी क्षेत्र में एक स्किल डेवलप करके निकले, ठीक है। तो इसलिए ये कार्यवाही बिल्कुल आपकी सही है। कार्यवाही मतलब वैसी होनी चाहिए जिसमें लाभ होना चाहिए। कार्यवाही आपको बिल्कुल वैसी कार्यवाही नहीं करनी है जिससे थोड़ा सा भी नुकसान हो, या ऐसी भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है कि एक तरफ फायदा हो रहा है और दूसरी तरफ हमारा नुकसान हो गया उससे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। दूसरा है, छात्र को डिग्री डिप्लोमा, छात्र को जो डिग्री मिलेगी उसमें दाखिला लेने से पहले उसे उसके बाजार मूल्य की जांच कर लेनी चाहिए। देखिए, छात्र को जो डिग्री मिलेगी उसमें दाखिला लेने से पहले उसे उसके बाजार मूल्य की जांच कर लेनी चाहिए। नियोक्ताओं को एमबीए की अनिवार्य योग्यता केवल उन्हीं पदों के लिए बनाना चाहिए जहां पर वास्तव में आवश्यक हो। नियोक्ताओं को एमबीए की अनिवार्य योग्यता केवल उन्हीं पदों के लिए बनाना चाहिए जहां वास्तव में आवश्यक हो। ये इसका सलूशन दोस्त नहीं है, ये थर्ड वाला सलूशन नहीं है कि आप एमबीए की अनिवार्य योग्यता वहीं पर बनाइए जहां पर वास्तव में आवश्यक हो, ऐसा सलूशन इसका नहीं है। बिल्कुल ये दोनों आपकी कार्यवाही वैलिड हो जाएगी। छात्रों को डिग्री, छात्रों को जो डिग्री मिलेगी उसमें दाखिला लेने से पहले, उसमें उस इंस्टीट्यूशन में वहां पे दाखिला लेने से पहले उसे उसके बाजार मूल्य की जांच कर लेनी चाहिए। मतलब कि वैल्यू है इसकी, क्या वैल्यू है, ठीक ना, उसके बाजार मूल्य की जांच होनी चाहिए। ये दोनों कार्यवाही वैलिड है और आपकी थर्ड वाली कार्यवाही इनवैलिड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी कथन कार्यवाही से है। पिछली तिमाहियों के दौरान हुई भारी हानि के कारण एक बड़े प्राइवेट बैंक ने अपने 1/3 कर्मचारियों को छटनी करने का निर्णय लिया है। पिछले तिमाही में, ये कह रहा है पिछले तिमाही के दौरान हुई भारी हानि के कारण एक बड़े प्राइवेट बैंक ने अपने 1/3 कर्मचारियों के छटनी करने का निर्णय लिया है। ये आपके सामने क्या है, एक स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर क्या है भाई, पिछली तिमाही में उनको नुकसान हुआ है, इस वजह से वो बड़े कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं, ये भी समस्या है। अब कार्यवाही क्या है, सरकार को एक अधिसूचना जारी कर आम जनता को इस बैंक के साथ अपने सभी लेन देन रोकने के लिए कहना चाहिए। कार्यवाही कह रहा है कि सरकार को एक अधिसूचना जारी कर देना चाहिए कि आम जो पब्लिक है, जनता है, इस बैंक के साथ लेन देन खत्म कर दे। बिल्कुल गलत कार्यवाही, इस प्रकार की कार्यवाही थोड़ी है यार। समस्या कुछ और, कार्यवाही कुछ और थोड़ी होगी। सरकार को इस बैंक को अपने कर्मचारियों की छटनी नहीं करने देने का निर्देश देना चाहिए। भाई देखिए, अगर वहां पे आप छटनी कर रहे हो तो आपको कोई एक विकल्प भी सुझाना होगा। ऐसे नहीं कि आप मतलब फटाफट अगर आपके पास एक तिमाही में नुकसान हुआ तो आप छटनी कर दीजिए सबका, अगले तिमाही में नुकसान हुआ तो फिर छटनी कर दीजिए आप। तो एक मतलब उसका एक मानक होना चाहिए ना। अगर आप छटनी कर रहे हो तो फिर ऐसा नहीं कि आप अचानक छटनी कर दिया और एक पक्ष काफी बड़ी संख्या में बेरोजगार हो गया, हड़ताल पे उतर आए, धरने पर उतर आए, तो ये भी तो दिक्कत हो सकती है ना। तो आपको मतलब इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करना है कि आप चीजें एक तरफ सही कर रहे हो और दूसरी तरफ एक समस्या क्रिएट आप कर रहे हो, ऐसा नहीं कुछ करना है।
इसलिए दोस्तों ए वाली क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, देखिए ए वाली तो गलत हो जाएगी ना, कार्यवाही ऐसा थोड़ी होगी कि रोक देना चाहिए। दूसरा सही है, सरकार को देश के केंद्रीय बैंक की गतिविधियां छानबीन आरंभ कर रिपोर्ट देने के लिए कहना चाहिए। भाई इसमें एक बड़े प्राइवेट बैंक की बात हो रही है और इसमें गतिविधियों की छानबीन कर रहा है किसकी, केंद्रीय बैंक की, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सेकंड वाली कार्यवाही आपकी वैलिड हो जाएगी। अगला देखिएगा, यदि संकाय सदस्य भी हड़ताल में शामिल होते तो फिर गंभीर समस्या उत्पन्न होने वाली है। इसमें क्या कह रहा है कि यदि संकाय सदस्य भी हड़ताल में शामिल होते हैं तो फिर गंभीर समस्या उत्पन्न होने वाली है। अब ये दोस्त स्टेटमेंट आपके सामने है और आपसे पूछा जा रहा है बताइए इसकी कार्यवाही क्या होगी। आपके सामने क्या है, स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में आपको एक समस्या नजर आ रही होगी। कौन सी समस्या नजर आ रही है, देखिए उसको बताइए। यदि संकाय सदस्य भी हड़ताल में शामिल होते हैं तो फिर गंभीर समस्या उत्पन्न होने वाली है। ठीक है, यदि संकाय का सदस्य हड़ताल में शामिल होते हैं तो एक गंभीर समस्या उत्पन्न होने वाली है। पहली कार्यवाही है, संकाय सदस्यों को समझाया जाना चाहिए कि वे हड़ताल पर न जाएं। बिल्कुल करेक्ट है। अगर दोस्तों वहां पर किसी संकाय के सभी सदस्य हड़ताल में शामिल होते हैं तो गंभीर समस्या उत्पन्न होगी। तो जो भी होगा वहां पे, मैनेजर होगा, चाहे जो भी अधिकारी होगा, चाहे जो भी व्यक्ति होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट चाहे जो होगा, उसका दायित्व तो बनता है कि वो समझाए, ठीक ना, कि आप हड़ताल पे न जाइए। ये बिल्कुल सही कार्यवाही है। वे संकाय सदस्य जो हड़ताल करते हैं उन्हें निलंबित कर देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। अगर कोई हड़ताल कर रहा है तो अब तत्काल निलंबित भी करना उचित कार्यवाही दोस्त नहीं होती है। पहले हड़ताल किस वजह से कर रहा है, हड़ताल किस कारण से की जा रही है, क्योंकि हड़ताल करना भी आपका एक फंडामेंटल होता है ना, ठीक ना। तो दोस्त यहाँ पे तो संकाय सदस्य जो हड़ताल करते हैं तो उन्हें तत्काल निलंबित करना एक उचित कार्यवाही नहीं होती है। ठीक है, प्रबंधकों को इस तरह की छोटी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए चिंता, ठीक ना, एक छोटी बात थोड़ी है। अगर किसी संस्थान के संकाय के सदस्य सभी हड़ताल पे जा रहे हैं तो ये छोटी बात कहाँ हुई। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पे कह रहा है चिंता नहीं करनी चाहिए, तो केवल इसकी पहली कार्यवाही आपकी वैलिड हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इनइक्वलिटी वाले पार्ट से है, ध्यान दीजिएगा। इनइक्वलिटी से भी क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी आ सकता है, कंफर्म तो नहीं है कि आएगा ही, आ सकता है। आप पहले से तैयार रहिए, आ जाएगा तो आप बढ़िया से इसका दीजिए। देखिए इनइक्वलिटी में आपको क्या करना है, जिन दो पदों के बीच में रिजल्ट पूछा जाए उनके बीच में जो साइन कॉमन होती है वह रिजल्ट निकलता है। ये आपके सामने दिया है, P लेस देन L लेस देन आर इक्वल A ग्रेटर देन M इक्वल K ग्रेटर आर इक्वल E। निष्कर्ष है K लेस आर इक्वल L, K लेस आर इक्वल L। यहाँ पे देखिए K और L में आपको रिलेशन बताना है। लेस की साइन, ग्रेटर की साइन, इक्वल की साइन, तीनों जगह डिफरेंट डिफरेंट साइन है। इट मींस क्लियर हो गया, ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा। P लेस देन E, P और E में रिजल्ट आपको बताना है। अब यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ग्रेटर देन, डिफरेंट साइन है, नहीं निकलेगा। जिन दो पदों के बीच में आपको रिजल्ट निकालना हो उनके बीच में जो साइन कॉमन होती है वह रिजल्ट निश्चित रूप से निकलता है, इसलिए गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लास मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से, और इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आप देखिए दोस्त, यहाँ पे जो दिया गया है चीज, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कॉमा लगा है, अब इसको पहले एक साथ आपको साइन से कनेक्ट कर दीजिए सबको, पूरे इक्वेशन को। जैसे आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो हम सबको कनेक्ट कैसे कर रहे हैं। पहला लिखा क्या है, K लेस देन L लिखा है। आप यहाँ पे क्या लिखा है, K ग्रेटर देन M लिखा है। अगर बताओ K ग्रेटर देन M है, K M से बड़ा है, इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं M लेस देन K। अगर K M से बड़ा है इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं कि M K से छोटा है, ये भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे चीज को M K से छोटा है तो M आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे लेस लगा लिया साइन।
मतलब हमको दोस्तों सबको कामा हटा करके सबको कनेक्ट करना है एक साथ में। फिर उसके बाद हमने क्या जोड़ दिया, देखिए के एल एम तीनों को जोड़ दिया। एम ग्रेटर आर इक्वल एन, अगर दोस्त यहाँ पे लिखा है कि एम ग्रेटर आर इक्वल एन लिखा है, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन लेस आर इक्वल एम लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। हम अपने सुविधा के लिए इसको बना रहे हैं इधर उधर, ठीक ना। तो अगर एम ग्रेटर आर इक्वल एन लिखा है, इसका मतलब यही हुआ कि एन लेस आर इक्वल एम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब इसको तोड़ोगे तो हो जाएगा एम ग्रेटर देन एन या फिर एम इक्वल टू एन। तो दोस्तों यहाँ पे देखो एम ग्रेटर देन एन है, तो इसको आप लिख सकते हो एन लेस देन एम, और m बराबर n है तो n बराबर आप m भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज हमने कर लिया यहाँ पे n लेस देन r इक्वल m, तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे n लिख लीजिए, n लिख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे लेस देन r इक्वल m, m के साथ जुड़ गया। अब यहाँ पे n को जोड़ना है, n ग्रेटर देन o है, अगर n ग्रेटर देन o है तो o लेस देन n भी तो लिख सकते हैं हम, o लेस देन n लिख सकते हैं, तो o लेस देन n हो गया यहाँ से। अब देखो पूरा सिंबल जुड़ गया है, साइन से हमने जोड़ लिया कामा उमा को हटा करके। अब आप क्या करोगे, अब आप यहां से निष्कर्ष निकालो। देखो अब निष्कर्ष क्या निकालोगे, देखो ध्यान से देखना, जिन दो पदों के बीच में आपको रिजल्ट निकालना, उनके बीच में जो साइन कॉमन होती है वो रिजल्ट निकलता है, आप जानते हो। ये दिख रहा है ना पूरा, ऐसे ही आ गया, ध्यान से यहाँ पे लिख दें, ये हमने जोड़ा तो ए बन गया, ओ लेस देन एन लेस आर इक्वल एम लेस देन के लेस देन एल, ए बन गया। अब यहां से आपको बताना है, फटाफट बता दीजिए। देखिए क्या लिया है, पहला रिजल्ट है ओ लेस देन एम, ओ लेस देन एम, ओ और एम के बीच में लेस और लेस की साइन है, बिल्कुल मिल रहा है। जिन दो पदों के बीच में रिजल्ट निकालना है, उनके बीच में जो साइन कॉमन होती है, लेस लेस कॉमन है कि नहीं है, लेस की साइन कॉमन है, पहला रिजल्ट निकलेगा। ओ लेस देन के, ओ कहां पे, यहां पे है, के कहां पे, यहां पे है। देखिए कौन सी साइन कॉमन है इनके बीच में, इनके बीच में कौन सी साइन कॉमन है बताइए, ओ और के के बीच में कौन सी साइन कॉमन है, लेस की साइन, लेस की साइन, लेस की साइन कॉमन है, तीनों साइन दोनों निकलेगा, यानी कि दोनों निष्कर्ष आपका बिल्कुल करेक्ट निकलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, चलिए आप देखिए इनइक्वलिटी का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों क्या बताया है, यहाँ पे जैसे दिया है P मल्टीप्लाई Q का अर्थ है P ना तो Q से बड़ा है ना उसके बराबर है। P एज द रेट ऑफ Q का अर्थ है P Q से ना तो बड़ा ना ही बड़ा है। मतलब देखिए अगर कोई व्यक्ति ना तो छोटा है ना बराबर है, इट मींस उसका हुआ कि वो उससे बड़ा है। इसका मतलब हुआ अगर जैसे यहाँ पे लिखा है कि P एज द रेट ऑफ Q का अर्थ है P Q से बड़ा नहीं है, अगर बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा होगा या तो बराबर होगा। ये वाला क्वेश्चन शायद प्रीवियस वीडियो में मैंने चर्चा कर रखा है, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी इस क्वेश्चन को आपको उसी तरह से करना है। सबसे पहले काम क्या करना है, आपको इससे कनेक्ट कर देना है पूरा, ये सिंबल है जो सिंबल को कनेक्ट करना है। ठीक है, जैसे चलिए यहाँ पे पहले आपको लिखना पड़ेगा, एक बार लिख लेता हूं ध्यान से। क्या दिया है यहाँ पे देखिएगा, एन दिया है, एन है, फिर आपका कॉपीराइट है, फिर यहाँ पे आर है, फिर यहाँ पे आर दिया है, फिर यहाँ पे एज द रेट आप दिया है, फिर यहाँ पे आपका एम दिया है, फिर उसके बाद एम दिया है, फिर उसके बाद डॉलर साइन है, फिर उसके बाद आपका जे दिया है। ठीक ना, फिर निष्कर्ष में क्या दिया है, निष्कर्ष में दिया है पहला आपका एन दिया है, कॉपीराइट आपका एम दिया है, पहला निष्कर्ष हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया है, एन दिया है, फिर उसके बाद हैच दिया है, फिर एम दिया है। अब दोस्त आप ध्यान से देखना मैं इसको कैसे बना रहा हूं। पहले तो आप इसको हटाओ ना यहाँ से, कॉपीराइट एज द रेट एम। अब उसको कैसे हटाओगे, आप देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा क्या है पहले इसको ध्यान से देख लेना। इसमें क्या लिखा है, देखो कॉपीराइट वाले में क्या लिखा है, कॉपीराइट में यहाँ पे देखना ध्यान से, कॉपीराइट में लिखा है P ना तो Q से बड़ा है ना छोटा है, ना बड़ा ना छोटा, इट मींस क्लियर हो गया कि बराबर है, तो n 2 से क्या हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। बराबर हुआ, ठीक ना। अब यहाँ पे एज द रेट आप वाले में क्या है, एज द रेट में है बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो क्या हुआ, छोटा होगा या तो बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, R जो है या तो बड़ा नहीं है, भाई एज द रेट में है बड़ा नहीं है तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, तो R लेस R इक्वल M हो जाएगा। M और J में क्या है, डॉलर साइन है, डॉलर साइन में क्या है,
छोटा नहीं है, छोटा नहीं है, बड़ा होगा या तो बराबर हो जाएगा, जे हो गया। ऐसे आपने कनेक्ट कर लिया पूरा। आप कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे भी वही चीज कर दीजिए। देखिए कॉपीराइट में क्या बना है, बराबर बना है। एज द रेट हैच में क्या बनेगा, ना तो बड़ा है ना बराबर है, ना बड़ा ना बराबर, तो मतलब छोटा है, तो दोस्त एन क्या हो जाएगा, लेस देन एम हो जाएगा। बस अब यहाँ आपने सिंगल सिंबल कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप आंसर बताओ, एन बराबर एम, एन बराबर एम क्या है? अगर n बराबर m है इसमें, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो n बराबर r है तो r के प्लेस पे हम यहाँ पे n को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो n और n में m में क्या रिलेशन बना, n लेस r इक्वल m बना, n लेस r इक्वल m बन रहा है। n m से या तो छोटा या बराबर है, तो दोस्त यहाँ पे पहला वाला गलत हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे n लेस आर इक्वल एम, अच्छा दोनों दिया है ना, इधर आर लग जाएगा, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, n बराबर आर है तो आर के प्लेस पे हम n को लिख सकते हैं, तो बन जाएगा यहाँ पे n लेस आर इक्वल m बन जाएगा। तो n बराबर, इसको तोड़ेंगे तो n लेस देन m या फिर n बराबर m, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो दोस्तों देखो ये दोनों दिया है ना, मतलब हो जाएगा या तो फर्स्ट या तो सेकंड, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, आइदर आर का इसमें ऑप्शन आपका कहाँ पे है, वही करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। सी वाला, यदि या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक अष्टाकार भुजा घेरे में बैठे हुए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 सीट लगा लेनी है, 4 5 6 7 8, 8 सीट लगाइए। सबसे पहले वहां से स्टार्ट करिए जो कंफर्म जानकारी हो। एच बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, बी को यहाँ पे बैठा दीजिए। एच बी के बाएं तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे एच बैठ जाएगा। और एवं ए के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। एवं किसके लिए आता है भाई, एवं पहले वाले के लिए आता है, एच के लिए। ए के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा, ए यहाँ पे बैठ जाएगा। सी ए और जी के बीच में बैठा है, तो सी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सी जो है ए और जी के बीच में बैठा है, तो सी यहाँ पे आएगा, जी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना। बी जी और डी के बीच में बैठा है, जी और डी के बीच में बैठा है। बी ई के सामने नहीं है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, और एफ यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है, डी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है, तो डी के बाईं और तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, एफ बैठा है, यानी करेक्ट आंसर। सबसे पहले स्टार्टिंग आपको वहां से करना है जहां से कंफर्म जानकारी दी गई हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 8 मित्र फिर बैठ रहे हैं, 8 मित्र को फिर बैठाना है। एक मित्र हो गया, 2 मित्र हो गया, 3 हो गया दोस्त, यहाँ पे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। यहाँ पे हो गया आपका सेंटर पॉइंट, ठीक है, सेंटर पॉइंट हो गया। अब देखिएगा क्या कह रहा है, ए डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ए डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। डी के बाएं, मान लीजिए डी को यहाँ पे अगर हम बैठाते हैं, ए डी के बाएं दूसरे स्थान पर यहाँ पे बैठ जाएगा, ए बैठा है। जो ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जो किसके लिए आता है, जो दूसरे वाले के लिए, मतलब इसके लिए आएगा, इसके लिए आएगा जो उसके निकट होता है, पहले वाले के लिए दूसरे वाले के लिए आता है। जो ए डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जो ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जो ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, पहला दूसरा तीसरा, इट मींस क्लियर हो गया, ई यहाँ पे है, ई के बाएं तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, ई यहाँ पे आ गया। सी जी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जो ई का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। ई का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए कौन, जी। देखिए सी जी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जो जो किसके लिए आता है, यहाँ पे जो सेकंड वाला होता है, ठीक है। तो जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब जी ना तो यहाँ आएगा ना तो जी यहाँ पे आएगा, दोनों जगह खत्म हो गई सीट। और सी जी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो जी को हम कहाँ बैठा सकते हैं, जी यहाँ पे बैठेगा, तो सी इसके दाएं तीसरे पर आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा, इट मींस जी यहाँ पर भी खत्म हुआ। क्यों, क्योंकि अगर जी को यहाँ पे हम बैठाएंगे तो सी इसके दाएं तीसरे पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डी है, पहला दूसरा तीसरा, तो जी कहाँ बैठेगा, उसकी एक ही पोजीशन बच रही, या तो यहाँ बैठेगा। अगर यहाँ पे हम बैठा रहे हैं जी को, तो जी के दाएं तीसरे स्थान पर सी, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे बैठ जाएगा। जबकि कह क्या रहा है कि एच बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा, जो जी का पड़ोसी नहीं है। देखिए सी जी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, सी जी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर हम दोस्त यहाँ पे बैठा देते हैं, जी की 2 सीट बची है, एक यहाँ या तो यहाँ,
अगर मान लीजिए हम यहीं पे बैठाते हैं, जी को मान लीजिए हमने यहाँ पे बैठा दिया, जी को यहाँ बैठा दिया, तो सी पहला दूसरा तीसरा, सी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। सी जी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जो जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ई का निकटतम पड़ोसी नहीं बन रहा है, यहां बैठा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एच बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एच बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जो जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जो किसके लिए आ रहा है, जो इस दूसरे के लिए आ रहा है, जो जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा, तो जी को अगर यहां बैठाएंगे तो दोस्त दूसरे स्थान दाया मिला नहीं रहा है, इसका मतलब जी यहां नहीं आएगा। एक क्लियर हो गया, तो जी कहां पे आएगा, जी आपका दोस्त आ जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। सी जी के दाएं तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल सही है। एच बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जो जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जी के दाएं दूसरे स्थान पर यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, बी बैठ जाएगा। और एच बी के दाएं तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर एच बैठ जाएगा दोस्तों। एक कैंडिडेट बच रहा है, कौन बच रहा है, एफ बच रहा है, तो एफ कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए इस पे आधारित क्वेश्चन आपका पूछा गया है, डी और सी के बीच में कौन बैठा है, डी और सी के बीच में कौन बैठा है, तो डी और सी के बीच में कौन बैठा है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। डी और सी के बीच में कौन बैठा है, डी और सी के बीच में कौन बैठा है, जल्दी से बता दीजिए। डी और सी, देखिए यहाँ पे बी बैठा है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, बी इज द राइट आंसर। सीटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले आपको वहां वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपको कंफर्म जानकारी देता है। चलिए आइए, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ऑप्टिमिस्ट को यदि ये कहा जाता है, ऑप्टिमिस्ट, देखिए ऑप्टिमिस्ट को दोस्तों क्या कहा जाता है, ऑप्टिमिस्ट को क्या लिखा गया, एल है, के है, आर है, फिर उसके बाद एन है, फिर उसके बाद आपका आर है, फिर उसके बाद जी है, एच है, फिर उसके बाद क्या है, जी है। आप देखिए यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और आपको ध्यान से देखना है इसमें कौन सी कोडिंग लगी है। अगर आप देख रहे हो ओ का अपोजिट एल होता है, बिल्कुल सही है, पी का के होता है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से देखो एच का हो गया, टी का जी होता है, और ए स्ट्रक्चर इसमें लगा है, अपोजिट लेटर लिखा गया है, दो दो को लास्ट में अलग करके चार बीच में एक साथ रहेगा, तो दो दो को लास्ट में यहाँ पे कर लीजिए, चार बीच में कर लीजिए। पी का के होता है, ई का वी होता है, देखिए यहां से के नहीं, यहां से के नहीं, यहां से के नहीं, एक जगह मिल रहा है, विकल्प नंबर डी, ठीक है। एक ही जगह के से स्टार्टिंग है, इसलिए डी सेलेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि मास्टर को इस प्रकार से लिखा जाता है, यदि मास्टर, देखिए क्या लिखा गया है, MASTE, क्या लिखा गया, आर लिखा गया है। मास्टर को क्या लिखा जाता है, टी लिखा जाता है, बी लिखा जाता है, एन लिखा जाता है, फिर उसके बाद एस लिखा जाता है, एफ लिखा जाता है, यू लिखा जाता है। मास्टर को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो डांसर को कैसे लिखा जाएगा, कौन सी कोडिंग इसमें की गई है। आप देखोगे तो यहाँ से 19 1 20 हो रहा है, 13 1 14 हो रहा है, 1 1 2 हो रहा है, 18 1 19 20 1 21 5 1 6 हो रहा है। ए वाला स्ट्रक्चर लगा है, कोडिंग डिकोडिंग में किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर अप्लाई हो सकता है। तो डांसर के लिए क्या हो जाएगा, डांसर दोस्तों, डांसर के लिए क्या होगा, आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज कर दो, ऐसे ऐसे वाला स्ट्रक्चर बना दो। 1 1 14 1 15 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 4 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका, 18 1 19 हो जाएगा, 5 1 आपका 6 हो जाएगा, 3 1 आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम बढ़िया से इत्मीनान से दोस्त तैयारी करिए, तैयारी आपकी बहुत अच्छी हुई है। एक बार फिर बताना चाहता हूँ, UPSSC पेट से बहुत सारी भर्ती आने वाली है। अगर आप इसमें इच्छुक हैं, पेट की तैयारी फॉर्म डाले हैं, कर रहे हैं, तो आप लोग दोस्त कंप्लीट 15 प्रैक्टिस सेट, मैथ, DI, रीजनिंग, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक कॉन्सेप्चुअल चीज बताई गई है, GK GS UP GK स्टैटिक GK, बहुत मिनिमम फीस में मात्र 75 रुपए में इतना मटेरियल आपको दिया जा रहा है। कूपन कोड पेट 2025 अप्लाई करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग लीजिए और बेहतरीन तैयारी आप करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक काल्पनिक भाषा में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तथा 9 अंकों को ABCDEFGHI तथा J में बदल दिया जाता है। तो दोस्त यहाँ पे कह रहा है बदल दिया जाता है और 10 को BA के रूप में लिखा जाता है, तो बताइए। सीधे सीधे दोस्त यहाँ पे कोडिंग कर देना, BC मल्टीप्लाई F, फिर क्या माइनस, फिर उसके बाद आपको BF दिख रहा है, फिर उसके बाद D दिख रहा है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद आपको D दिख रहा है। सीधे सीधे कोडिंग कर दीजिए। देखिए B को भाई 0 को A, 1 को B, तो यहाँ पे 1 को B दिया गया है,
और सी को 2 दिया गया है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जितनी जिसकी प्लेस वैल्यू है उससे एक एक कम हो रहा है नंबर। तो मतलब यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो गया, सी का क्या हो जाएगा आपका, सी का 2 हो जाएगा। जितनी प्लेस वैल्यू है यार एक एक कम है कि नहीं है, देखो 0 का 1 ए हो गया, बी का 2 होता है 1 हो गया, सी का 3 होता है 2 हो गया। इस तरह से सेट किया गया है ना। तो जितनी लेटर की प्लेस वैल्यू होती है उससे एक एक कम करके लिख दीजिए। तो एफ का क्या हो जाएगा, एफ की 6 होती है और इसको 5 दे दीजिए, माइनस यहाँ पे बी का 2 होता है 1 दे दीजिए, एफ का 6 होता है 5 ले लीजिए, माइनस डी का 4 होता है 3 ले लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई डी का 4 होता है 3 ले लीजिए। सबको पहले सॉल्व करिए, बोर्ड मास 15 में से 3 जाएगा कितना होगा 12, 12 तो यहाँ से क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, 12 पचे यहाँ से 60 आ जाएगा, ठीक ना, यही तो होगा ना। हाँ यही हो जाएगा, 12 में से 15 में से 3 12, 12 तो यहाँ हो जाएगा 36 और 12 पचे 60, ठीक है। चलिए एक बार और देखिए यहाँ से ध्यान से, बी ए 10 है, डी सी हो, अच्छा डी सी लिखा है यहाँ पर, डी सी लिखा है, सॉरी डी और सी लिखा है, यहाँ पे बी हमने लिख दिया था, डी सी लिखा है। डी है तो डी के लिए क्या आ जाएगा, डी का 4 होता है 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे 32 लिखा है, यहाँ पे 32 होगा, तो 32 होगा तो 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, 160, 160 में से 136 निकलेगा, यहाँ से आपका 4 बच जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा आपका 2 बच जाएगा, यहाँ से 1, मतलब 124 हमको ले आना है। 124 आया सॉल्व करने पर, और 124 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक किसके लिए आ रहा है बताइए, एक किस 124 को आप कैसे लिख सकते हो, एक किसके लिए आया है, बी के लिए आया है ना, बी का 2 होता है तो बी के लिए आ गया 2, एक 2 किसके लिए आता है दोस्त, 2 एक कम कर एक बढ़ा दीजिए 3 को, तो यहाँ पे सी के लिए आ जाएगा, क्योंकि ये देखो कोडिंग ऊपर की गई है यार, 0 से लेके 9 तक किसको ए, 0 को ए, 1 को बी, 2 को सी, 3 को डी, इस तरह से। 4 किसके लिए है, और 4 का क्या होता है आपका, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा ई हो जाएगा आपका, 4 ई के लिए दिया गया, तो बी सी ई बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी ए सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किया। सबसे पहला काम बहुत स्मार्ट तरीके से मैंने आपको बता रखा है इसमें कि आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए एक बार पहले मैं चार्ट बनाया था उसमें बताया था, ध्यान से देखिए। राहुल, आपको देखना क्या करना है, प्रीति है, यहाँ पे कौन है प्रीति है, फिर उसके बाद कौन है दोस्त आपका राहुल है, फिर उसके बाद आपका कौन है एक यमुना नाम का है, फिर उसके बाद आपका कौन है एक दिव्या नाम का है, दिव्या नाम का है, फिर उसके बाद लोकिता नाम का है, कौन है लोकिता नाम का है, फिर उसके बाद आपका कौन है मंजू नाम का है, ठीक ना। तो अब देखिए इतने व्यक्ति हैं, आपको इसमें टैली करना है। देखिए क्या कह रहा है, नंबरिंग सिस्टम अपनाइए, बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यमुना ने कह रहा है कि यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किया, यमुना दिव्या के बराबर अंक प्राप्त कर रही है, तो दे देते हैं इसको कोई भी नंबर दे दो 10, तो दिव्या के बराबर है तो इसको भी 10 दे देते हैं। लोकिता मंजू से कम अंक प्राप्त किए, राहुल ने यमुना से अधिक, राहुल ने यमुना से अधिक, तो राहुल को हमने क्या दे दिया 15 नंबर दे दिया, क्योंकि यमुना से अधिक, राहुल ने यमुना से अधिक। मंजू ने दिव्या से कम, अब देखिए यहाँ पे यमुना ने, अच्छा प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किया है, प्रीति ने राहुल से अधिक, तो प्रीति को हमने क्या दे दिया 20 दे दिया, राहुल से भी अधिक अंक प्राप्त किए। यमुना ने दिव्या के बराबर, यमुना दिव्या के बराबर हो गए। लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किया है, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किया। राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किया, यमुना से अधिक हो गया। मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किया है, मंजू ने दिव्या से कम, दिव्या का 10 है तो मंजू को हमने 8 दे दिया। और यहाँ पे कह रहा है लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किया है, तो लोकिता को 6 दे दिया। यहाँ पर आप अपने अनुसार कोई भी नंबर सेट कर सकते हो, ग्रेटर देन लेस देन लगाने से ज्यादा सुटेबल आपको पड़ेगा। अब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा सबसे बड़ा आराम से कर पाओगे। सबसे कम अंक किसने प्राप्त किया, तो सबसे कम अंक लोकिता ने प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया, लोकिता, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
लड़कियों की एक पंक्ति में कंगला बाईं ओर से 9वें स्थान पर है। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला जो है, कमला यहाँ पर कौन है, कमला है, और बाईं ओर से किस स्थान पे, 9वें स्थान पे है। बीना दाईं ओर से 16वें स्थान पे है। यहाँ पे कौन हो जाएगा, बीना, और दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। यदि वे स्थान बदल लेते हैं तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है, यहाँ पर कमला आई 25वीं हो जाई है। एक ही व्यक्ति का जब दोनों तरफ से स्थान मिल जाता है तो फार्मूला लगता है राइट प्लस लेफ्ट बराबर टोटल प्लस 1। यानी फार्मूला लगा दीजिए, 16 है प्लस 25 बराबर टोटल प्लस 1। 16 और 25 कितना हो जाएगा, 25 5 30, 30 10 40, 41 हो गया। 41 माइनस 1, यानी कि टोटल उस पंक्ति में कितने हैं, 40 व्यक्ति दोस्तों हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। सबसे पहले इसका अपोजिट निकालिए। अपोजिट आप निकालेंगे, एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, और ए का अपोजिट टी हो जाएगा। जब सारे विपरीत हैं तो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। यहाँ पर आपको देखिए बी के साथ क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है, इसलिए ए नहीं बनेगा। यहाँ पर आपको दोस्त देखिए एफ के साथ बी नहीं है, ई के साथ सी नहीं, यही वाला बनेगा। ई के साथ सी दिख रहा है, इसलिए नहीं बनेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे ए के साथ डी दिख रहा है, नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए कभी कभी 2-3 ऑप्शन बनने लगते हैं तो आपको क्लॉकवाइज कैसे रोटेट कराना है, ये चीज मैं बता चुका हूं पिछली वाली क्लास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक पासे के 4 प्रारूप दर्शाए गए हैं, इनमें से अंक 3 के फलक पर कौन। किसी भी 2 पासे को ले लीजिए, 3 के विपरीत आपसे पूछ रहा है, पहले दूसरे पासे को लिखिए। देखिए 2 सरफेस कॉमन रूल हो गया, और आपको पता है कि जब 2 सतह समान होती है तीसरी वाली एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, इसलिए 3 के विपरीत 4 बनेगा। अगर 3 के विपरीत 4 है तो 3 और 4 एक साथ कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित वेन आरेख में से कौन सा बताइए खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी और विवाहित के बीच संबंध को बताते हैं। आपको इसमें दोस्त कैसे सोचना है, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको सबसे पहला काम करना है, वेन आरेख बना दीजिए अपने मन से। खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी, अगर देखा जाए तो हॉकी खिलाड़ी चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वो खिलाड़ी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, खिलाड़ी के अंदर आएगा। अब अगला शब्द इसमें विवाहित है, विवाहित कहाँ जुड़ेगा, विवाहित हॉकी खिलाड़ी भी विवाहित हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि पूरा का पूरा हॉकी खिलाड़ी विवाहित होगा, कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। खिलाड़ी भी, तो ये विवाहित वाली सर्किल ऐसे बन जाएगी, इसमें हो जाएगी विवाहित, ठीक ना, विवाहित हो गया। कुछ हॉकी खिलाड़ी विवाहित हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी भी विवाहित हो सकते हैं, तो बिल्कुल बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाला। अगला क्वेश्चन बताइएगा। निम्नलिखित आकृति में आयत वकीलों को प्रदर्शित करता है, वृत्त एथलीट्स को प्रदर्शित करता है, और त्रिभुज बागवानों को प्रदर्शित करता है, वर्ग माताओं को प्रदर्शित करता है। अक्षरों का कौन सा समूह है, अक्षरों का कौन सा समूह वकीलों को प्रदर्शित करता है, जो या तो एथलीट्स हैं या फिर बागवान हैं। देखिए वकीलों को प्रदर्शित करता है या तो एथलीट्स हैं या तो बागवान है। वकील हैं किसमें, आयत में। आयत का मतलब हो गया ए वाला आयत, इस अंदर, इस आयत के अंदर आपको देखना है कितने दोस्त नंबर आ रहे हैं, CDEGH इतने नंबर हैं। वकीलों को प्रदर्शित करता है जो या तो एथलीट्स या फिर बागवान हैं। एथलीट्स कहाँ पे है, एथलीट्स है आपका वृत्त में, और आपका दोस्तों बागवान कहाँ पे है, बागवान है आपका त्रिभुज में। मतलब आपको क्या लेना है, आयत में और त्रिभुज में वो नंबर होना चाहिए। तो देखिए आयत में और आयत में, आयत के साथ वृत्त में और त्रिभुज में, यहाँ पे H आ रहा है, H को हम ले लेंगे, ठीक ना, और यहाँ पे आपका एक C आ रहा है और एक E आ रहा है। आप कहोगे सर यहाँ पे आपने इसको क्यों लिया, C को, C तो वर्ग में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वो मना नहीं किया है कि वर्ग न लेना है, वो कह रहा है कि आप उसको ले सकते हैं, या तो एथलीट बने या तो बागवान बने। ये नहीं कह रहा है कि दोस्तों वहां पे माता नहीं बनना चाहिए, ठीक ना, माता नहीं बनना चाहिए। वकील, वकील भी एक कॉमन नाउन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एल वाला ले, HCE बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। HCE यानी कि आयत वाला वह नंबर जो त्रिभुज और वृत्त में जाएगा वो आ जाएगा बाहर, क्योंकि या तो एथलीट या तो बागवान हो। उसके बाद एथलीट बागवान है, देखिए ए क्या है,
ए तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, एच और ई इसमें कंफ्यूजन होगा, तो उसमें ए मना नहीं किया है कि दोस्त माता वर्ग वाला नहीं लेना है, मतलब माता नहीं होना चाहिए, मना नहीं किया है, ठीक ना। या तो एथलीट या तो बागवान, यानी कि इसमें दोस्त हमको आयत वाले नंबर को त्रिभुज और वृत्त के अंदर जितना पड़ेगा सब लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। तैरना घास में बिल्कुल, शतरंज मैदान में बिल्कुल, पोलो आकाश में बिल्कुल गलत है। स्केटिंग जो दोस्त एक स्मूथ सरफेस पे फिसलने वाला होता है बिल्कुल सही हो जाए। एक फोटो में किसी लड़की की तरफ इशारा करते हुए अमर ने कहा उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिताजी का इकलौता बेटा है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई। अमर कह रहा है कि एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए, मान लेते हैं कि ये लड़की है, इसकी तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि उसकी माँ का भाई मेरी माँ, अब अमर आ जाएगा यहाँ पे, मेरी माँ, मेरी माँ के पिताजी, मेरी माँ के पिताजी का इकलौता बेटा है, मतलब ये जो कैंडिडेट है ये इसका इकलौता बेटा है, इसका इकलौता बेटा है। इसका मतलब हो गया कि इकलौता बेटा तो इसी का भाई बनेगा, इसी का भाई बनेगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा भाई। अमर क्या हो सकता है बताइए, लड़की की माँ से अमर का क्या संबंध है। ये भी यहाँ पे दो स्थिति बनेगी, दो स्थिति बन रही है, क्योंकि लड़की उसकी मौसी की भी लड़की हो सकती है, लड़की उसकी बहन भी हो सकती है। भाई शायद यही कहा हो इसकी बहन भी हो सकती है ना, ये बहन भी हो सकती है, और यहाँ से इसको हटा दो, इसको हटा दो, यहाँ से गायब कर दो, इसकी बहन हो गई। तो दोस्त क्या हो जाएगा, लड़की की माँ से अमर का माँ का रिश्ता हो जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पे अगर इसकी माँ बनी है तो दोस्त यहाँ पे मौसी भी हो सकती है, लेकिन विकल्प के अनुसार आपका माँ सही होगा, क्योंकि इसमें बुआ मौसी चाची दिया है सब, तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा, आपका माँ बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए हैच बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशन को पूरा फिगर आप पेस्ट कर दीजिए। हैच में बनाइए, ए बी का भाई है, देखिए पहला दूसरे का भाई है, एक्स दोस्त वाई का भाई बन जाएगा। फिर यहाँ पे स्टार में बनाइए, स्टार में क्या है, पहला दूसरे का पिता है, यानी दोस्त जो है वाई जेड का पिता है, तो वाई दोस्तों जेड का पिता बन जाएगा। फिर वहां पे आपको क्या बनाना, डॉलर साइन, डॉलर साइन में पहला दूसरे का पुत्र है, यानी कि जेड डब्ल्यू का पुत्र है, तो जेड डब्ल्यू का पुत्र है तो इसका भी तो पुत्र है, यानी कि डब्ल्यू दोस्त क्या है, इससे विवाहित है, लड़की है डब्ल्यू, विवाहित हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, डब्ल्यू एक्स के भाई की पत्नी है, बिल्कुल करेक्ट है, पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स के भाई की पत्नी बनेगी। डब्ल्यू एक्स की माँ है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। डब्ल्यू एक्स की पत्नी है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। डब्ल्यू एक्स की बहन है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। डब्ल्यू एक्स के भाई की पत्नी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, ध्यान से देखिएगा, दक्षिण पूर्व ये है, उत्तर अगर होगा तो 90 डिग्री है, 45 डिग्री है, यहां से यहां तक आने में कितना चलना पड़ा, 135 डिग्री चलना पड़ा। आगे परिवर्तन का क्रम यही जारी रहे तो पश्चिम क्या हो जाएगा, पश्चिम क्या होगा, मतलब यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन आएगी, तो दोस्तों 135 डिग्री क्लॉकवाइज ले आइए, यही वाली डायरेक्शन आएगी, और एक कौन सी डायरेक्शन होती है, दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष में दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, कथन में जो बात कही उसको सत्य मानना है, उसके आधार पे निष्कर्ष आपको देना है। निष्कर्ष डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से हो सकता है, किसी भी तरह से, ठीक है। चलिए आइए, एक T20 मैच में एक टीम ने कुल 210 रन बनाए, जिसमें से स्पिनर 14 147 रन बनाए। भाई T20 रन में टोटल रन बना है 210, स्पिनर बनाए हैं 147, टीम में 70% स्पिनर है। क्या कथन में कहीं पे ये बात कही गई है कि टीम में कितनी संख्या में स्पिनर है, नहीं, स्पिनरों के रन की बात हो रही है, शायद 20% स्पिनर हो, शायद लास्ट के 2-3 स्पिनरों ने ही बना डाला हो पूरा रन 147, तो कथन में कहीं पर भी ये बात नहीं है। सलामी बल्लेबाज कौन है, इसकी भी बात दोस्तों डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं है, इसलिए निष्कर्ष आपका दोनों गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दालों की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे निष्कर्ष आपके सामने है, लोग दालें नहीं खरीद सकते। अच्छा बताइए, कथन में क्या कहीं पे ये बात कही जा रही है कि लोग दाल नहीं खरीद सकते,
देखिए कथन निष्कर्ष क्या होता है ना, कथन आपके सामने आएगा और उसका जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पर दालों की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, लोग दालें कह रहा नहीं खरीद सकते। कहीं पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से इस बात का मेंशन नहीं है कि लोग नहीं खरीद सकते, गलत हो गया। दालें एक दुर्लभ वस्तु बन गई। दुर्लभ मतलब जिसको प्राप्त न करने में कठिनाई हो यार, ठीक ना, दिक्कत हो। अब यहाँ पे दालों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, तो दालों को कम संख्या में लोग खरीदेंगे, कम मात्रा में खरीदेंगे, ये निष्कर्ष है। दोनों गलत हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष इसमें से नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उन्होंने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने और इसके स्थान पर छात्रों की वास्तविक योग्यता आंकने के लिए अन्य पद्धतियों को अमल में लाने की जरूरत पर बल दिया है। अब ये क्या कह रहा है, परीक्षाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली छात्रों को वास्तविक योग्यता का आकलन नहीं करती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से बात बता दी गई है। तभी तो कह रहा है कि देखिए स्थान वास्तविक योग्यता आंकने के लिए अन्य पद्धतियों को अमल में लाने की बल दिया है। दूसरी पद्धति को, इसका मतलब कि वर्तमान वाली जो है वास्तविक नहीं कर रही है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, कंपनी एक्स ने अपने कर्मचारियों से आय और संपत्तियां घोषित करने को कहा, परंतु कर्मचारियों के संगठन ने इसका जमकर विरोध किया और एक भी कर्मचारी अपनी आय घोषित करना नहीं चाहता था। कंपनी एक्स के कर्मचारी की अपने वेतन के अलावा कोई अतिरिक्त आय हो ऐसा नहीं जान पड़ता है, बिल्कुल गलत निष्कर्ष है। कहीं पर भी वे वेतन के बारे में बात नहीं हो रही है दोस्तों। वहां पे कर्मचारियों का संगठन चाहता है कि पहले सभी वरिष्ठ अधिकारी अपनी आय घोषणा करें, बिल्कुल गलत बात है, ठीक ना। इसमें आपका दोनों नहीं निकलेगा निष्कर्ष, कहीं पर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं बताया गया है। कौन सी आकृति उत्तर आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, चलिए बताइए फटाफट। नॉन वर्बल से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जरूर क्वेश्चन आएंगे नॉन वर्बल से, ध्यान रखिएगा। कौन सी आकृति पूरा करेगी, सबसे पहले आप ही पूरा कर दो, इसको पूरा कर लिया, फिर यहाँ पे बताइए कौन सी आएगी, यहाँ पे इसको पूरा कर लो, यही वाली तो आएगी। और ये कहाँ पे, ए में है, ए वाला नहीं होगा क्योंकि कार्नर में आके सटा है, कार्नर में नहीं सटाना है, यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, चलिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें आकृति अंतर्निहित है। अंतर्निहित किसमें है, डब्लू बनाना है। क्या डब्लू यहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है। डब्लू यहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है। डब्लू कहाँ बन रहा है, डब्लू कहाँ बन रहा है, हाँ डब्लू यहाँ बन जाएगा, देखिए डब्लू, ए डब्लू बन गया, बिल्कुल सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ढूंढना पड़ता है, बहुत इत्मीनान से पेशेंस बना के पेपर को करिएगा, पेपर बहुत आपका अच्छा होगा, देख लीजिएगा। ज्ञात कीजिए नीचे डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं। अगर दोस्त त्रिभुज में इस तरह से टोटल माध्यिका टच करती है तो टोटल इसमें 16 ट्रायंगल होते हैं, फिक्स होता है, फिक्स होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 ए वाला लाइन आप जा रही है, 6 दो इधर बनाएगी, दो इधर, 8 हो गया। ए वाली आ रही है, दो इधर बनाएगी, एक इधर इधर, 10 हो गया। ए बनाएगा 2, 10 तो 12 हो गया, 12 और एक बड़ा वाला ए 13, 13 इधर वाला एक 14 और एक इधर वाला 15 और एक पूरा बड़ा वाला आपका 16। याद रखिएगा इस तरह से माध्यिका अगर एक दूसरे को टच करे शीर्ष से, इस तरह से माध्यिकाएं अगर तीनों खींची गई हैं तो दोस्तों वहां पे 16 त्रिभुज आपका फिक्स होता है। कितने आयत हैं, आयत, आयत इसमें बताना है आपको, आयत आयत आयत, त्रिभुज नहीं बताना है। आयत देखिए कितने हैं, यहाँ पे देखिए आयत, एक खींची गई है पट्टी, इसको ध्यान दे देखिएगा। चलिए हम यहाँ बना देते हैं, वो इस चीज को बाहर निकाल करके यहाँ पे, इसमें आप बताइए कितने आयत, 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा वाला 5, एक पूरा बड़ा वाला 6, 6 एक इधर वाला 7, एक इधर वाला 8, एक पूरा बड़ा 9, इसमें टोटल 9 आपके आयत बनेंगे। ट्रायंगल नहीं, केवल आयत बताना था। चित्र में कितने आयत हैं, आयत का मतलब होता है आमने सामने की भुजा जो समान है। अगर इस तरह से सिंगल पट्टी आपके सामने दी गई है, ध्यान दीजिएगा, और पूछे कुल कितने चतुर्भुज हैं, कुल कितने चतुर्भुज हैं, आपको क्या करना है, नंबर दे देना है, सबको जोड़ देना है और इसमें चतुर्भुजों की संख्या आ जाएगी टोटल। इसमें क्या पूछा है, कितने आयत हैं, और आयत देखिए, आयत जो होता है जिसके आमने सामने की भुजा समान होती है, और वर्ग आयत बन सकता है लेकिन आयत वर्ग नहीं बनेगा। अब आपको कैसे पता कि इसमें वर्ग को भी काउंट करना है कि केवल आयत पूछा है, ये विकल्प पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ शब्द नहीं लिखा है कि केवल आयत तो विकल्प पर डिपेंड करेगा। विकल्प देखिएगा, अगर दोस्तों देखो आयत हम काउंट करें अगर, तो देखो इस तरह से क्या करो, जैसे 1 यहाँ पे दिया, 2 दिया, 3 दिया,
4 दिया, सबको जोड़ दो, 4 3 7 2, 4 3 7 2 9 1 क्या हो गया 10 हो गया। इस 10 में सब कुछ निकल गया, पूरा चतुर्भुज निकल गया, मतलब वर्ग और आयत दोनों है। वर्ग को माइनस कर दो, वर्ग कितना है 1 2 3 4, 4 इसमें से माइनस कर दो, कितना आ गया 6, यानी आयत कितने आ गए 6। इस पट्टी में, इस पट्टी में आयतों की संख्या आ गई 6। अब देखिए और आयत कहाँ पे है, एक ए वाला आयत आपका हो जाएगा, एक देखिए यहाँ पे आयत एक, और यहां से एक और मिला 2, यहां से एक और मिला 3, और यहां से एक और मिल गया 4। इसको जोड़ दीजिए इसमें, और 4 जोड़िए, कितना हो गया 10 हो गया। टोटल आयतों की संख्या हो जाएगी 10, ठीक ना, 10 टोटल आयतों की संख्या हो जाएगी। स्क्वायर काउंट आपको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आकृति में कितने त्रिभुज हैं, चलिए बताइए फटाफट। देखिए अगर इस तरह से आपके सामने एक स्क्वायर मिल जाता है, सबसे पहले बेसिक आप काउंट किया करिए। स्क्वायर मिल जाता है, इस तरह से दोनों डायगोनल एक दूसरे को टच करते हैं और यहां से करते हैं, सबको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 16। 16 फिक्स होता है अगर कुछ इस तरह से इमेज बनी है, 16 हो गया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 2 3 यहाँ से निकलेगा, 1 2 3 यहाँ से निकलेगा, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, और इसमें पूरा बड़ा में ले लीजिए 1 और 2, 3 यहाँ से, 3 3 6 3 9, 16 में 9 को आप ऐड करिए, कितना हो जाएगा आपका 25 हो गया। 25 हो गया, यानी कि 25 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ छोटा छोटा भी बन रहा है, ए वाला देखिए नहीं काउंट हुआ था उस 3 में, एक हो गया ए, एक हो गया ए, फिर यहाँ पे ए भी काउंट नहीं हुआ था, ध्यान दीजिए ए वाला और ए वाला काउंट नहीं हुआ था, ए बड़ा वाला इसमें काउंट हो चुका था, ठीक ना, ये बड़ा वाला इसमें काउंट हो चुका था, इसलिए क्या हो जाएगा, हाँ यहां से देखिएगा कौन सा काउंट नहीं हुआ था, इसमें 3 हमने कहां से काउंट किया था, यहां से काउंट किया था, ए वाली लाइन को देखिए यहां से, इससे काउंट किया था 1 2 और बड़ा वाला 3। अब यहाँ उसके बाद क्या बन रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, यहां से भी तो भाई बन रहा है, यहां से एक निकला है कि नहीं निकला है, एक निकला है ना ये, फिर एक यहाँ से भी निकल रहा है देखो, और एक यहाँ से निकल रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, और एक बड़ा वाला तो काउंट हो चुका है उसमें, वो बड़ा वाला काउंट 1 2 3 4 यहाँ से निकल गया, तो 25 4 कितना हो गया दोस्त आपका, हाँ 25 4 कितना हो गया आपका 29 हो गया, 29। और यहाँ से देखो फिर इसको मिला दो, एक हो गया, यहाँ से क्या हो गया, ये आपका 30 हो गया, और नीचे वाला उसी तरह से क्या हो गया, एक 31 हो गया, यानी कि 202 और निकल गया, तो आपका कितना बन गया 31, यानी कि इसमें टोटल 31 त्रिभुज दिए गए हैं। कितने हैं 31 ट्रायंगल इसमें बिल्कुल दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा आएगा, चलिए बताइए फटाफट। देखिएगा क्या हो रहा है इसमें, पंचभुज ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर जाएगा, नीचे काटिए, नीचे काट दीजिए, ऊपर जाएगा। अब ट्रायंगल ऊपर नीचे, अच्छा चेंज हो रहा है, ट्रायंगल है 2 में, फिर उसके बाद 2 में आपका चतुर्भुज है, फिर पंचभुज आएगा, पंचभुज आएगा। एरो देखिए कैसे चेंज हो रही है, राइट साइड में लेफ्ट में, राइट में लेफ्ट में, राइट में जाएगा नीचे आएगा, राइट में जाएगा नीचे आएगा, राइट में जाएगा नीचे आएगा, कौन सा हो जाएगा, ए गलत हो गया, सी वाला करेक्ट। सी कैसे करेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो एक नई आकृति आएगी, यहाँ पे पंचभुज आएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर, और लास्ट क्वेश्चन आज का है। और इस वीडियो से मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ध्यान से हर क्वेश्चन को देखिएगा, इत्मीनान से पेशेंस रख करके तैयारी करिए, अच्छे से रिवीजन करिए, जरूर सही होगा। हर चीज में एक नई आकृति मिल रही है, मिल रही है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक नई आकृति बनती चली जा रही है, यहाँ पे नई आकृति एक बनती चली जा रही है, ध्यान से देखो, यहाँ पर नई आकृति एक बनती चली जा रही है, तो यहाँ पर भी नई आकृति बनेगी, और बी गलत, सी गलत, डी गलत, ए वाला गलत, लगभग ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक नई आकृति किसकी बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी, ठीक ना, प्लस ए वाला बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुझे उम्मीद है खत्म हो गया होगा।
चलिए तो दोस्त यहाँ पे ये आज रही एक क्लास रहा, टॉप 50 क्वेश्चन रहा है और 50 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया पूरा। आप लोग इसको देखिएगा ध्यान से, इत्मीनान से। और लास्ट में जाते जाते एक मैसेज है कि आप दोस्त पेट की अगर तैयारी कर रहे हो तो जरूर इस वीडियो को प्रीफर करना। मात्र 75 रुपए में कंप्लीट पेट का स्टडी मटेरियल आपको दे दिया जाएगा। आप ले करके बेहतरीन अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं मात्र 75 रुपए में, ठीक ना। 15 प्रैक्टिस सेट, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है, जीके जीएस स्ट्रैटेजी के सब कुछ इसमें आपको दिया जा रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। इत्मीनान से पेशेंस रख कर बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन को समझिएगा और देखिएगा, लगाइएगा, ठीक है। पॉजिटिव सोचिए, जरूर आपको इससे लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।